हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमी क्लास 11 से चैप्टर नंबर 8। देखिए, यहाँ पर आज हम इस चैप्टर के तहत आधारिक संरचना के बारे में जानेंगे कि आधारिक संरचना का क्या महत्व है, विकास की जो अवधारणा है इसमें आधारिक संरचना का होना कितना जरूरी है। तो वो सब बातें हम यहाँ पर जानेंगे और आधारिक संरचना के अभाव में हमारे जो विकास की गति है वो कैसी रहती है, विकास कैसे अवरुद्ध होता है। तो वो सब जो आयाम हैं, वो सब जो कारक हैं जो आधारिक संरचना और विकास को अफेक्टेड करते हैं, वो हम यहाँ इस अध्याय के तहत देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या यहाँ पर डिस्कस करना है और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया यूट्यूब चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज, इसके अलावा एक दिवसीय एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आ रही है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बात कर लेते हैं इस अध्याय की। अध्याय के स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई है जो कि चिली कवि गब्रिएला मिस्ट्रल की लाइन है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि अनेक वस्तुएं जिनकी हमें आवश्यकता है वो प्रतीक्षा कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक बच्चा नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम एक समझदार व्यक्ति हैं, हम कुछ चीज़ों की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चा जो है उसे जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, बच्चे के अंदर एक हठ धर्मिता होती है, हठी प्रवृत्ति होती है। तो बच्चा अगर एक बार जिद कर जाए तो उसे वो चीज़ें कहीं से भी, या फिर उसका जो कोई सब्सटीट्यूट वगैरह या फिर उसकी जगह में कोई और चीज़ अल्टरनेटिव वगैरह उसे पकड़ा दें वो अलग बात है, लेकिन बच्चा उस जिद को जो है रोक नहीं पाता है। ठीक है, और यही जो है इसे हम कल नहीं कह सकते हैं, यानी कि ये जो बच्चा है ये जिद कर रहा है, ठीक है, वो उसे हम कल नहीं कहेंगे, उसे हम आज कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से ये इन्होंने आधारिक संरचना से लाइन जोड़ी है। कहने का मतलब ये है कि विकास की अवधारणा में जो आधारिक संरचना है, अगर हम ये मान लें कि हमने विकास का लक्ष्य ये रखा है कि हमारे देश में लोग शिक्षित भी हों, स्वास्थ्य के जो लाभ हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं वो भी बढ़ें। अब हम ये मान लें कि भाई शिक्षा और स्वास्थ्य का टारगेट हमने रखा कि भाई 2025 तक हमारे देश में लोग अधिकतम जनसंख्या शिक्षित भी हो जाए और यहाँ पर हमारे 2025 तक काफ़ी सारी बीमारियाँ जो वो भी खत्म हो जाएं। लेकिन हमारे यहाँ हमने ना तो स्कूलों में इन्वेस्ट किया, ना ही स्वास्थ्य जो संस्थान है उनकी स्थापना करवाई। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी विकास की अवधारणा में कहीं ना कहीं हमें जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है आधारिक संरचना की। अब वो संरचना ही नहीं खड़ी होगी तो क्या हम आने वाले समय में डॉक्टर तैयार कर पाएंगे? क्या आने वाले समय में बच्चों को शिक्षित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए आधारिक संरचना का होना किसी देश में एक बहुत ही नितांत आवश्यक है। ठीक है, और इसमें भी चैप्टर में वही सब बातें कही गई हैं कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ राज्य जो हैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, कुछ राज्य जो हैं औद्योगिक स्तर पर बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं और कुछ राज्य जो है पिछड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कृषि के क्षेत्र में अगर देखें तो कृषि और बागवानी में आपके पंजाब, हरियाणा और हिमाचल अच्छे खासे स्थान पर हैं। ठीक है, वहीं अगर औद्योगिक स्थान पर देखें तो महाराष्ट्र और गुजरात में औद्योगिक उत्पादन अच्छा खासा है, केरल में साक्षरता अच्छी खासी है, कर्नाटक में आईटी सेक्टर जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी जिसे आप कहते हैं वो अच्छा खासा है। तो ये सब हुआ कैसे? यानी कि इन सब ने ऐसा क्या किया कि भाई इन सब के यहाँ वो जो चीज़ें हैं वो स्थापित हो गई हैं। ठीक है, और अन्य सब चीज़ें वो जो हैं वो अभी नहीं हुई हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी इन्होंने उस आधारिक संरचना पे वर्क किया जिसके लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। मान लेते हैं हम खेती का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, यानी हमें खेती करनी है। अब खेती के लिए पहली बात यह है कि खेती डिपेंड करती है भाई आपकी भूमि कैसे की जगह पर है। भूमि मान लीजिए आप जैसे गंगा के दोआब वाले स्थान पर है, ठीक है, यानी गंगा के मैदानी स्थानों में है तो आप वहाँ पर सिंचाई के लिए नदी भी है, नहरें भी हैं, ठीक है, भौम जल भी है। ठीक है, वहाँ पर आप अच्छे से खेती कर सकते हैं। ऊपर से आप अगर खेती करनी होगी, खेती के लिए आपने वहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है उत्पादन को खपाने के लिए वहाँ पर बाजार भी होना चाहिए। बाजार के लिए आपके लिए बेहतर सड़कें हों वहाँ पर ताकि समय पर आपका उत्पाद जो बाजार तक पहुँच सके। ठीक है, और बाजार हो, बाजार में आपको जो मूल्य वगैरह है यानी एमएसपी वगैरह वो समय पर मिल सके। ठीक है, इसके अलावा आप तक पहुँचने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी भी हो। आपको ये तो पता हो कि भाई बाजार में माल सामान बेचने जा रहे हैं उसका हमें क्या मूल्य मिलेगा, क्या वर्तमान में मूल्य चल रहा है, उसे आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये सब जानकारी वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे अवेलेबल तो यकीन मानिए आप खेती कर पाएंगे। और वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं ही नहीं तो आप क्या, आपका जो बाजार है या फिर बाजार नहीं है वहाँ पर, ना ही आपको ये जानकारी है बाजार का भाव क्या चल रहा है, तो क्या आप खेती में जो उत्पादन कर रहे हैं उसका लाभ आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ज़रूरी है हमारे लिए एक आधारिक संरचना, ठीक है, जिस पर ये सब जो चीज़ें हैं ये वर्क करती हैं। ठीक है, यानी वही सब चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं, क्योंकि यहाँ पर इन राज्यों ने इन सब चीज़ों को बढ़ावा कैसे दिया है कि आधारिक संरचना में सुधार किया। जैसे आपने देखा होगा हरित क्रांति के दौरान पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका
स्थान जो है अग्रणी रहने का रीज़न ये था क्योंकि सरकार के द्वारा इसे जो है वित्त पोषण किया गया इन एरियाओं को। ठीक है, दूसरी बात सिंचाई के लिए यहाँ पर आपने देखा भौम जल का इन्होंने अंधाधुंध दोहन किया इन राज्यों में। ठीक है, भौम जल के लिए भी सरकार ने तमाम ट्यूबवेल वगैरह की परियोजनाएं वगैरह थी उन्हें प्रोवाइड करवाई उस समय। तो इस वजह से इन राज्यों ने जो है इसका अच्छा खासा फायदा उठाया। और वहीं अगर औद्योगिक सेक्टर की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में आप पहले से जानते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात हमारे कोई आज के नहीं है, ये हमारे मिडाइवल अगर हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे, मध्यकालीन भारत में जाएंगे तो ये तभी समृद्ध राज्य हैं। यानी कि हमारी पहली बात तो ये है कि दोनों भाई समुद्र से तटवर्ती राज्य हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो आपके पूर्व से जो भी सामान आता था, पूर्व यानी कि आपके मिडिल ईस्ट से कंट्रियों से या फिर आपके अफ्रीकी कंट्रियों से या फिर अफ्रीका के अलावा जो यूरोपियन कंट्रियों से जो सामान आता था वो इन्हीं जगहों से होकर भारत में प्रवेश करता था। तो इस वजह से इनका औद्योगिक महत्व इनका इसलिए ज़्यादा है। ठीक है, वहीं केरल जो है, केरल ने वर्तमान में अपने यहाँ की जनसंख्या को साक्षर बनाया है, साक्षरता दर बढ़ाई है। कर्नाटक ने जो है तमाम कंपनियों को अपने यहाँ जो है एक जो है विश्व पटल की जो कंपनियां हैं उन्हें अपने यहाँ एक सरल प्रदान करी है, उन्हें उनके लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। और आपको पता होगा ये कर्नाटक को अगर कहा जाए, यानी कि बेंगलुरु जो कर्नाटक का शहर है, इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। तो वो तभी दी जाती है कि इन लोगों ने उन्हें जो है प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है जिस पर वो लोग वर्क कर सकें। अब हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म भी नहीं होगा तो क्या हम वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये लोग अग्रणी हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में यहाँ पर आप डेफिनेशन लिख लेना इसमें। ठीक है, कि समस्त सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती हैं उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करती हैं। ये समस्त सहयोगी यानी जिस उद्योग में लगने वाली जो भी सहयोगी संरचना है, जैसे कृषि कार्य में ही आप लिख लीजिए, सिंचाई के लिए आपको चाहिए ट्यूबवेल वगैरह चाहिए, बिजली चाहिए ट्यूबवेल चलाने के लिए। ठीक है, बिजली ना सही तो आपके लिए मतलब पंप सेट वगैरह जो होते हैं, डीएल पंप सेट वगैरह हों वो भी आपको मिले, डीजल मिले। ठीक है, इसके अलावा जो उत्पादन आपका हो रहा है वो बाजारों में बिक सके, बाजार होना चाहिए। उसके लिए बाजार के लिए आपके यहाँ सड़कें भी होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, जाके जिसके जरिए आप जो अपना माल पहुँचा सके बाजारों तक। इसके अलावा जो सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र का भी हो, यानी आपको पता तो चल सके बाजार का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये जो सभी जो सहायक क्रियाएं हैं, जो सहयोगी संरचनाएं हैं, जो देश के विकास को यानी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं हम, चाहे हम खेती कर रहे हो, खेती करके आय सृजित कर रहे हो, तो भी हम जब हमने पढ़ा था कि हम जीडीपी में कहीं ना कहीं योगदान देते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसको एक जीडीपी में योगदान उसका दे रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, जिन सबसे हम जो वृत्तिक कार्यों से हमारी जो आय सृजित हो रही है तो वो सब कहीं ना कहीं हम जीडीपी यानी राष्ट्र के विकास में उसका योगदान दे रहे हैं, उनके जरिए हम राष्ट्र के विकास में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, चाहे वो हमारे प्राथमिक सेक्टर के कार्य हों, द्वितीयक के हों या तृतीयक के हों। ठीक है, तो यहाँ पर वही लाइन आप नोट कर लेना यहाँ पर कि ये समस्त सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती हैं उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये आपने लाइन नोट कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं, आधारिक संरचना क्या है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पे डिफाइन किया है डीपली में कि ये तो हमने देख लिया आधारिक संरचना, अब आधारिक संरचना है क्या। ठीक है, देखिए आधारिक संरचना वही जो मैंने बताया कि ये औद्योगिक हो या कृषि उत्पादन हो या घरेलू विदेशी व्यापार हो, इनके लिए सहयोगी सेवाएं जो आपने लाइन ऊपर लिखी वही उपलब्ध करवाती है। सहयोगी सेवाओं में यहाँ पर सड़क हो सकती है, रेल है, बंदरगाह है, हवाई अड्डे हैं, यानी जिन से आपके चाहे कृषि हो या फिर आपकी आईटी सेक्टर हो, उन सब का पाला पड़ता है। तो वो सेवाएं, सहायक सेवाएं क्या हैं आपकी यहाँ पर आधारिक संरचना है। आईटी सेक्टर के लिए हम मान लेते हैं कि आईटी सेक्टर का आईटी हब कहाँ बन सकता है। आईटी हब बनाने के लिए पहली बात तो चाहिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी कि हमारे पास विद्युत भी होनी चाहिए वहाँ पर। दूसरी बात, विद्युत के अलावा वहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारा जो इंटरनेट। ठीक है, यानी इंटरनेट की पहुंच भी होनी चाहिए। इंटरनेट जब होगा तभी तो हम उसे कनेक्ट कर पाएंगे दुनिया से, दुनिया के वेब सर्वर से हम कनेक्ट कर पाएंगे, इंटरनेट होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर काम करने वाले स्किल्ड पर्सन होने चाहिए। ठीक है, अब ये सब चीज़ें अगर अवेलेबल हैं, स्किल्ड पर्सन होने चाहिए, तो ये सब चीज़ें अगर हैं वहाँ पर तो यकीन मानिए हमारा आईटी सेक्टर वहाँ खड़ा हो सकता है। और ये सब चीज़ें ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, स्किल्ड पर्सनों का अभाव है, तो यकीन मानिए कि आईटी सेक्टर खड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी, आधारिक संरचना कहलाएंगी। ठीक है, देखिए वर्तमान में यहाँ पर आधारिक संरचनाओं को यहाँ पर दो भागों में व्यक्त कर लिया है। देखिए आधारिक संरचना की जो मानक परिभाषा है वो तो आपने यहाँ से नोट डाउन कर ली है। अब हम वर्तमान में देखते हैं आधारिक संरचना की क्या है। ठीक है, देखिए आधारिक संरचना को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे पहला पॉइंट लिख लेना कि आधारिक संरचना को दो श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है यहाँ पर सामाजिक, यानी इसमें पहला है सामाजिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर सामाजिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर लिख लेना सामाजिक की यहाँ पर लिखना है शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सामाजिक आधारिक संरचना की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सेकंड सब पॉइंट, आर्थिक में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, ऊर्जा, परिवहन और संचार ये आर्थिक श्रेणी में आते हैं।
यानी ऊर्जा, ऊर्जा चाहे आपकी विद्युतीय ऊर्जा हो, खनिज ऊर्जा हो, ठीक है, जो भी ऊर्जा हो। ऊर्जा से मतलब ये नहीं है कि भाई प्रकाश करने वाली ऊर्जा ही हो, यानी विद्युत ऊर्जा ही हो सकता है रासायनिक ऊर्जा भी हो सकती है यानी कि आप जो क्रूड ऑयल के रूप में देख रहे हैं वो भी एक ऊर्जा का एक साधन है, कोयला भी एक ऊर्जा का साधन है, ठीक है, ऊर्जा का कोई भी रूप हो सकता है, ठीक है। तो ऊर्जा, परिवहन, संचार ये सब आर्थिक श्रेणी में आते हैं, और वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास ये सब किसमें, ये सामाजिक संरचना में आते हैं। यानी समाज का निर्माण करने के लिए इनकी जरूरत होती ही होती है। अगर ये नहीं होंगे, शिक्षा नहीं होगी, स्वास्थ्य नहीं होंगे और आवास नहीं होंगे, ठीक है, तो यकीन मानिए हम समाज का निर्माण एक सुसज्जित और सुसंगठित समाज जो बोलते हैं, यानी कि हम एक शिक्षित समाज जो उसे हम बोलते हैं, वो समाज हमारा जो है बन नहीं पाएगा। इसके लिए हमारे लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें देख ली या नोट कर ली। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि आधारिक संरचना की प्रासंगिकता क्या है, जरूरत क्या पड़ रही है आधारिक संरचना, यानी कि आधारिक संरचना हम क्यों जरूरत हमें पड़ी आधारिक संरचना बनाने की। जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई आधुनिक विश्व जिस हिसाब से जो है तरक्की कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जहाँ पर हम अपनी जो ज़रूरतें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर उनसे मिल सकें उन ज़रूरतों से, ठीक है, और उन ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपने आप का जो उत्पादन है उसे बढ़ा सकें, ठीक है। इसलिए एक संरचना तो होनी चाहिए, ठीक है। अब वो संरचना ही नहीं होगी तो हम क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं हमने सरकार ने लक्ष्य रखा कि भाई 2025 तक हमें जो है समूचे भारत को शिक्षित करना है। तो समूचे भारत को शिक्षित तभी तो कर सकती हैं, पहली बात जब हम एक वहाँ पर जो ट्रेंड टीचर हैं, यानी कि जो हमारे अनुभवी अध्यापक जिन्हें बोल सकते हैं ट्रेंड टीचर्स हैं, उनकी नियुक्ति करें, ठीक है। इसके अलावा ट्रेंड टीचर्स के अलावा टीचर कहीं तो पढ़ाने जाएंगे तो उन स्कूल्स की जो हालत है, यानी वर्तमान में जो आपके स्कूल्स वगैरह हैं जिनकी हालत बिल्कुल खस्ता हाल है, उनकी हालत सुधारें, ठीक है। स्कूल के अलावा स्कूल में ज़रूरी जो सामान होता है, ठीक है, यानी स्कूल का जो ज़रूरी सामान होता है उसको हम वहाँ पर लगाएं, फर्नीचर वगैरह जो है वहाँ पर बैठने के लिए और जो सामान है ब्लैक बोर्ड वगैरह है वो स्थापित करें, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित कंप्यूटर वगैरह वो स्थापित करें, ठीक है। तभी तो हम अपने यहाँ की जो जनता है उसी तो कर पाएंगे, यानी शिक्षित कर पाएंगे। तो आधारिक संरचना जब तक हम नहीं खड़ी करेंगे तब तक हम क्या अपना विजन निर्धारित किया है कि हमें 2025 तक सभी को शिक्षित बनाना है, वो क्या पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पर कही गई है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है खेती का, ठीक है, यानी खेती में बताया गया है कि आधुनिक कृषि भी बीजों, कीटनाशकों, खाद, ठीक है, इनके परिवहन पर, इन सब पर निर्भर करती है। यानी आपको पता होगा खेती में आपको खाद भी लगता है, बीज भी लगता है, ठीक है, कीटनाशक लगते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना खाद हर गाँव में बन रही हो, खाद कहीं ना कहीं से आती है, ठीक है। उसके लिए आधुनिक सड़क, रेल मार्ग, ठीक है, ये सुविधाएं उपयोग करते हैं जिनके जरिए ये सब चीज़ें किसानों तक पहुंचती हैं। इसके अलावा किसान जो अपनी फसल बेचते हैं उस वित्तीय तंत्र को चलाने के लिए बैंकिंग प्रणाली बनी हुई है, बैंकों में अपना पैसा रखते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, ठीक है। तो वो सब बातें यहाँ पे बताई हैं, वो सब क्या आधारिक संरचना का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना इसमें आधारिक संरचना की प्रासंगिकता में, इस संरचनात्मक सुविधाएं एक देश को आर्थिक विकास में, यानी संरचनात्मक सुविधाएं जो होती हैं वो एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करके और उसकी जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके अपना योगदान करती हैं। ये इसकी ऑथेंटिक लाइन लिख लेना। संरचनात्मक सुविधाएं क्या करती हैं, एक देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्व हैं उनकी उत्पादकता में वृद्धि करती हैं। इसके अलावा जनता की जीवन की गुणवत्ता जो होती है, ठीक है, उसमें सुधार करके अपना योगदान प्रदान करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वही बात कही गई है, मान लीजिए हमारे पास एक आधारिक संरचना सुदृढ़ नहीं है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लेते हैं हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बेटर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं बेटर नहीं होंगी तो यकीन मान लीजिए जो हमारी स्वास्थ्य सेवा किसके तहत आती है, सामाजिक संरचना के तहत आती है। मान लीजिए सामाजिक संरचना जो हमारी जो है निर्बल है, सामाजिक संरचना जो बहुत ज़्यादा दुर्बल है, ठीक है, दुर्बल बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा यानी मान सकते हैं खराब है। अब सामाजिक संरचना अगर खराब होगी तो यकीन मानिए सामाजिक संरचना खराब होने का प्रभाव आर्थिक संरचना पर भी पड़ेगा। आर्थिक संरचना पर इसलिए पड़ेगा, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति बीमार है, तो बीमार व्यक्ति भाई रोजगार में अपना पूरा काम जो है पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को भी जो है अफेक्टेड करेगा, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर कही गई है कि जलापूर्ति, सफाई में सुधार से प्रमुख जल संक्रमित बीमारियों और स्वच्छता में कमी आती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बीमारी होने पर भी गंभीरता कम होती है। तो वही सब बात कही गई है यहाँ पर, जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही सब बातें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। तो आधारिक संरचना के बारे में आपने लाइन लिख ली, प्रासंगिकता के बारे में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अभी वर्तमान में यहाँ बताया गया है कि आधारिक संरचना की स्थिति क्या है, ठीक है, यानी स्थिति क्या है कि आधारिक संरचना हमारे यहाँ कैसी है, कौन कौन यहाँ पर उसे बनाने का दायित्व किस पर है, ठीक है, और कौन कौन वहाँ पर उसमें संलिप्त है, उसे सुदृढ़ बनाने में कौन कौन उसे स्ट्रक्चर उसका खड़ा कर रहा है, तो बात बताई गई है। देखिए बेसिकली हमारे यहाँ आधारिक संरचना बनाने की जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, वो सरकार का है, ठीक है। लेकिन बहुत अर्थों में सरकार भी जो है निजी क्षेत्र जो है प्राइवेट सेक्टर
इनका योगदान ले रही है, क्योंकि हर काम सरकार नहीं कर सकती। जैसा कि आपने देखा था 1950 से लेकर 1990 के मध्य जो आर्थिक सुधार हुए, ठीक है, तो उन आर्थिक सुधारों में आपने देखा था कि सरकार का जो योगदान था वो कहीं ना कहीं अपूर्ण नहीं रहा। यानी कि अपूर्ण से मतलब यानी कि पूरी तरह से सरकार सक्षम नहीं बन पाई कि उन चीज़ों से निपट पाती। तो फिर बाद में उसे अपनी नई जो नीति आई औद्योगिक नीति, उसके तहत वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ा, ताकि हम जो है मिली जुली नीति के जरिए जो है अपने तंत्र को, यानी अपने यहाँ की जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकें, ठीक है। तो वही रीज़न है यहाँ पर आर्थिक संरचना के बारे में, यानी कि हमारे यहाँ जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार इसमें निजी क्षेत्रक और कुछ स्वयं, ठीक है, तो ये सब संयुक्त भागीदारी करके इनके निर्माण की ये जिम्मेदारी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना कि आजकल निजी क्षेत्रक ने स्वयं और सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारिक संरचना के विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है, ठीक है। वैसे जिम्मेदारी किसकी है? वैसे सरकार की है, लेकिन यहाँ पर अब निजी सेक्टर भी यहाँ पर शामिल हो गया है, ठीक है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो है बहुसंख्यक आबादी जो है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या हमारे भारत की जो ग्रामीण संरचना है, ग्रामीण स्तर पर संरचना, अवसंरचना जो है, आधारिक संरचना जो है, क्या वो सुदृढ़ है या नहीं है, ठीक है। तो आप जैसा कि आप पिछले चैप्टरों में देखते आए हैं, पिछले अध्यायों में पढ़ते आए हैं, तो आपने ये देखा कि ग्रामीण स्तर से शहरी और ज़्यादा प्रवसन होता है। प्रवसन होने का रीज़न ये है, ग्रामीण लेवल पर रोजगार नहीं है, संरचना का अभाव है, इसलिए लोग शहरों की ओर ज़्यादा प्रवास करते हैं। तो वही सब चीज़ें यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी आंकड़े बताए गए हैं। देखिए, कल मुझसे एक अभ्यर्थी ने कमेंट करके कहा कि सर आप पिछले आंकड़े, पुरानी किताब के आंकड़े क्यों पढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये किताब का थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा, मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको ये दिखा रहा हूँ। ये ईयर देख रहे हैं आप, यानी कब की किताब है ये? 2019-20 नए सेशन की किताब है आपकी, यानी अभी 2020-21 वाली आपकी प्रिंट नहीं हुई है, आई नहीं है एनसीईआरटी की साइड पर, यानी 2019-20 वाली है। अब आपने मुझसे कहा कि सर ये पिछले आंकड़े क्यों हैं? पिछले आंकड़े इसलिए होने का रीज़न ये है कि चूंकि नए आंकड़े के लिए सर्वे हुआ ही नहीं है। नए आंकड़ों के लिए सर्वे हो जाएगा तो वो इंक्लूड हो जाएंगे। अब नए आंकड़े इतनी जल्दी सर्वे होता नहीं है। मैं और आप बता दूं कि कुछ चीज़ों का सर्वे होता है वो कुछ सालों बाद होता है, नियत होता है भाई 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, हर साल सर्वे नहीं होता है। यानी आप जो सोच रहे हो कि हर साल गवर्नमेंट सर्वे करती हो, हर साल नहीं, इतनी जल्दी होता है सर्वे, और हर साल सर्वे भी होता है। तो आंकड़े जो रखे जाते हैं वो लगभग कम से कम 2 साल का डिफरेंस रहता है किताबों में, ठीक है, 2 साल का रहता है। तो अब आप ये मान लेना कि ये जो अपडेट जो किताब होगी लगभग 2021 की जो जनगणना है उसके बाद अपडेट हो जाएंगी किताबें ये, ठीक है, यानी अभी अपडेट नहीं होने वाली है। तो इसलिए आप लोग मेरे ऊपर एलिगेशन मत लगाया करिए, मैं आपसे बार बार गुजारिश यही करता हूँ। ये किताब नई वाली किताब है जो आपके सामने मैं डेट दिखा रहा हूँ, पढ़ा हुआ है ये, ठीक है, इस किताब पे पढ़ा हुआ है, नई किताब है। अब इस किताब में ही आंकड़े पुराने तो मैं कहाँ से लाऊँ आंकड़े? सबसे ऑथेंटिक आंकड़े भी आप जानते हैं एनसीईआरटी से हमें मिलते हैं। तो एनसीईआरटी से हमें आंकड़े मिल रहे हैं तो एनसीईआरटी के आंकड़ों को हम नकार नहीं सकते हैं, ठीक है, यानी हम किसी प्राइवेट पब्लिकेशन के आंकड़े तो उठाएंगे नहीं। एनसीईआरटी के आंकड़े ऑथेंटिक होते हैं तो एनसीईआरटी के ही हम मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 2001 की जनगणना में ये बात कही गई है, 2001 की जनगणना के आंकड़े हैं अभी इसमें, ठीक है। तो इसमें ये बात कही गई है, ठीक है, कि ग्रामीण भारत में केवल 56% जो लोग हैं इन्हीं को जो है बिजली की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, जबकि इसमें से 43% लोग जो हैं आज भी मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। ये बात 2001 के आंकड़े में कही गई थी, जनगणना में कही गई थी। यानी 2001 से लेकर 2011 तक के लोगों की संख्या जो थी, यानी यहाँ पर 56% परिवार जो थे वो किसका, जो आपकी जो है, यानी 56% परिवार जो थे बिजली का प्रयोग कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी का कर रहे थे, और 43% जो कहते नहीं है तेल की डिबरी होती है, तेल की डिब्बी या तेल की लालटेन होती है, उसका प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बात करें जैव ईंधन की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए, ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 90% परिवार खाना बनाने के लिए जैव ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर केवल 24% ग्रामीण परिवार हैं इनको नल का पानी उपलब्ध है, यानी हर घर में नल नहीं है, कुछ जगह कुएं हैं, कुछ जगह जो है सरकार के द्वारा जो टंकी की पाइपलाइन फिट की गई है, ठीक है, उसके जरिए पानी मिल रहा है। तो वो बात यहाँ पे कही गई, यानी केवल 24% ग्रामीण परिवारों में लोगों को नल का पानी उपलब्ध है, ठीक है। और इसके अलावा इनका जो 76% पानी जो है, ठीक है, वो लोग कुआं, टैंक, तालाब, झरना, नहर आदि, ठीक है, इनसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के आंकड़े कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इनमें, यानी ग्रामीण क्षेत्र की अवसंरचना आपने देख ली, आधारिक संरचना देख ली किस स्थिति में है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर सफाई सुविधाओं की। देखिए, सफाई सुविधाओं की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण इलाके जो हैं, ठीक है, उनमें केवल और केवल 20% लोगों को सफाई की सुविधाएं प्राप्त थी, यानी मात्र 20% लोग जो थे उन्हें सफाई सुविधाएं मिल पाती थी ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो, ठीक है। तो चौथा पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि ग्रामीण इलाकों में केवल 20% लोगों को सफाई की सुविधाएं प्राप्त थी, ठीक है। अभी देखिए, ये नए आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े, ठीक है, यानी कि ये विश्व विकास सूचकांक
ठीक है, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं और ये आंकड़े जो है भारत और अन्य देशों की आधारिक संरचना की तुलना की गई है, यानी कि हमारे यहाँ निवेश दिखाया गया है आधारिक संरचना के लिए कितना कितना निवेश हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे आधारिक संरचना के लिए हमारा यहाँ जीडीपी का निवेश कितना है, 34% है, ठीक है, और वहीं चीन का सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और यानी कि जो हमसे छोटे छोटे देश हैं उनका भी लगभग हमारे बराबरी निवेश है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है जीडीपी यानी कि आधारिक संरचना के लिए, ठीक है। तो वही सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया मोबाइल प्रयोगता कितने हैं रहे 2015 तक आंकड़े हैं कि चाइना में जो थे 1000 लोगों में 93 लोग मोबाइल यूज कर रहे थे, हांगकॉन्ग में 1229 कर रहे थे, भारत में कितने कर रहे थे 79 कर रहे थे मात्र, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर नोट करेंगे इसमें अगला पॉइंट 5वां पॉइंट कि भारत यहाँ पर आधारिक संरचना पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 34% निवेश करता है, ठीक है, जो कि चीन और इंडोनेशिया से काफ़ी कम है, ठीक है, जो कि चीन यानी चीन का कितना है 46 है और इंडोनेशिया कितना है 35 है, यानी चीन और इंडोनेशिया से कम है, ठीक है। ये नोट कर लेना यहाँ पर, यानी कि भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद में जो अगर नापें हम तो अपना आधारिक संरचना का जो इन्वेस्टमेंट होता है, आधारिक संरचना रखी जाती है, उसके लिए बजट जो है आवंटन कम रखा जाता है, ठीक है, जबकि चाइना का और इंडोनेशिया का हमसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर। देखिए कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना यह है कि अगर भारत वाकई में आज अपनी आधारिक संरचना में सुधार कर ले तो आने वाले दिनों में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर के सामने आ सकता है। ये बात हम सभी को मालूम है, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, लेकिन भारत में चूंकि बुनियादी आधारिक संरचनाएं इनका अभाव है, ठीक है, ये अभी भी हमारे लिए एक दूर का सपना बना हुआ है आधारिक संरचना का, तो इसलिए हम जो अपना लक्ष्य है तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें यही सब चीज़ें हमारे लिए रुकावट बनी हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही सब बातें कही गई हैं कि अल्प आय वाले देशों के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आधारिक संरचनाएं सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण है। यानी हमारे अल्प आय वाले देश का मतलब ये है, अल्प आय का सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि वे ऐसे देश जो अभी भी विकासशील लाइन में है, विकसित नहीं हुए हैं, तो उनमें मोस्टली जो जनसंख्या का जो दबाव है वो किस पर है, कृषि पर है, कृषि कार्यों पर है, एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर जो है उनका जो है वो पारंपरिक तरीके से चल रहा है, यानी एग्रीकल्चर में उन्होंने कोई नया अनुसंधान नहीं किया, नई तरीके से नई तरीका नहीं अपनाया है, नई प्रौद्योगिकी नहीं अपनाई है। तो ऐसे में उन आधारिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने की जरूरत है जो हमारे कृषि कार्यों को या कृषि उत्पादों को बढ़ाने में सहायक हों, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा यहाँ पर यही बताया गया है कि जो लोग यानी कि जो उच्च आय वाले कंट्री हैं वहाँ पर बिजली की खपत भी ज़्यादा देखने को मिली है। उसका रीज़न ये है, उच्च आय वाले देशों में बिजली खपत क्यों है। देखिए आप मान लेते हैं कि हमारे यहाँ जो बिजली की दरें हैं लगभग हर राज्य में अलग अलग, किसी भी राज्य में 7 रुपये पर यूनिट है घर वाले कनेक्शन के, किसी में 8 रुपये पर यूनिट है, ठीक है, हर राज्य में अलग अलग है। अब वो एक व्यक्ति जब उसकी आय अच्छी खासी होगी तभी तो घर में टीवी, फ्रिज, ठीक है, पंखे ये तो लगा पाएगा। अब एक व्यक्ति मुश्किल से बेचारे की महीने में आमदनी होती नहीं है, कुछ आय है नहीं, तो वो कहाँ से टीवी फ्रिज चला पाएगा, ठीक है। टीवी फ्रिज चलाएगा इसका मतलब बिजली का बिल उसका भी आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अल्प आय वाले देशों में इन सब की खपत कम हो जाती है, बल्कि जो देश ज़्यादा सुदृढ़ है, जिन देशों की अर्थव्यवस्था अच्छी खासी, जिन देशों में लोगों का प्रति व्यक्ति आमदनी अच्छी खासी होती है, वहाँ पर इन सब चीज़ों की खपत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके नोट कर लेना। यहाँ पे छठा पॉइंट आप नोट कर लेना, ये यहाँ से लेकर कि अल्प आय वाले देशों के लिए बुनियादी के लिए सिंचाई, परिवहन और बिजली जैसी बुनियादी आय संरचनाएं अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। छठा पॉइंट आपका यही है। छठे का सब पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना आप, छठे का सब पॉइंट यही कारण है, यहाँ पे लिख लेना उच्च आय वाले देशों में, यानी उच्च, यहाँ पे लिख लेना उच्च आय वाले देशों में बिजली और दूरसंचार की आधारिक संरचना का हिस्सा अधिक होता है, ठीक है। यहाँ सब पॉइंट करके लिख लेना, आप समझ जाएंगे बाद में आप अपने पॉइंटों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो औद्योगिक प्रगति है वो आप सभी को पता है बिजली उत्पादन, परिवहन और संचार के विकास पर निर्भर करती है। ये बात आप जानते हैं कि औद्योगिक प्रगति तभी होगी जब हमारे लिए आधारिक संरचना में ये सब चीज़ें जो होनी चाहिए वो सब अवेलेबल होंगी, तभी हम औद्योगिक रूप से प्रगति कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऊर्जा की, ठीक है, कि ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा की हमें आवश्यकता क्यों है, ठीक है, ये कितने स्वरूपों में उपलब्ध है, ठीक है। तो वो सब हमारे लिए अब जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं विकास की प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण योगदान है, स्थान है, ठीक है। और अब ये ऊर्जा केवल आपके घरों तक सीमित नहीं रही,
ठीक है, या फिर उद्योग धंधों तक सीमित नहीं रही, अब ये कृषि कार्यों में विभिन्न तरह के उपकरण चलाने के लिए भी इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, और वहीं घरों की बात करें तो घरों में ऊर्जा का उपयोग किसके लिए हो रहा है? भोजन बनाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को गर्म करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग हो रहा है। तो ये सब ऊर्जा को आप देख पा रहे हैं, यानी ऊर्जा विकास की प्रक्रिया में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, और ये घरों के साथ साथ ही उद्योगों के लिए भी ये अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट ये नोट कर लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। आगे बढ़ते हैं, इसी में सब हेडिंग है ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, ऊर्जा के यहाँ पे 2 स्रोत बताए हैं इन्होंने अपने, यानी अर्थशास्त्र की परिभाषा में यहाँ पे व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक। ठीक है, ऊर्जा के स्रोतों में यहाँ पे इन्होंने 2 स्रोत बताए हैं, पहला व्यावसायिक है और दूसरा है गैर व्यावसायिक। तो इसमें लिख लेना पहला पॉइंट करके व्यावसायिक स्रोत। ठीक है, इसमें लिख लेना व्यावसायिक स्रोतों में यहाँ पर कोयला, पेट्रोल और बिजली आते हैं, क्योंकि इन्हें खरीदा और बेचा जाता है, इसलिए अर्थशास्त्र की परिभाषा में इन्हें व्यावसायिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, और वहीं गैर व्यावसायिक की बात करें यहीं पे, तो ऊर्जा के गैर व्यावसायिक स्रोतों में जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा, वेस्ट और सूखा जो है यानी सूखा गोबर, ये सब क्या है? गैर व्यावसायिक में रखे गए हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा में। ठीक है, ये कि आप यहाँ पर जो हमने ज्योग्राफी वाले पढ़े थे उससे कंपेयर मत करना, यहाँ पे अर्थशास्त्र की परिभाषा में दिख रहे हैं, अर्थशास्त्र के इस हिसाब से इसे हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अपने माइंड में ये मत देखना कि रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हम पढ़े हैं यहाँ पर, वो सर ने क्यों नहीं बताया। ठीक है, नहीं परंपरागत गैर परंपरागत क्यों बताया, नहीं बताया यहाँ पर डिटेल में। यहाँ पर हम उन्हें व्यावसायिक महत्व के आधार पर देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो अर्थशास्त्र में हम उनका व्यावसायिक महत्व क्या है हम उस आधार पर देख रहे हैं, पर्यावरण ऐतिहासिक के पर्पज से नहीं देख रहे हैं, हम व्यावसायिक महत्व के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर डिवाइड किया है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर आज के टाइम में, 2 पॉइंट आपने लिख लिए। आमतौर पर हमारी जो ऊर्जा है, ठीक है, इसमें व्यावसायिक जो स्रोत हैं हमारे वो खत्म होने वाले हैं। खत्म होने वाले ये हैं कि सब जो है हमारी ऊर्जा के जो व्यावसायिक स्रोत हैं वो परंपरागत हैं, यानी कि नए स्रोत नहीं, नव्य स्रोत कोई भी नहीं है। जैसे आपने ऊपर बात करी, विद्युत के लिए जो उत्पादन हमारा होता है थर्मल पावर से होता है, यानी कोयले का प्रयोग कर रहे हैं हम वहाँ पर, या फिर पेट्रोल का कर रहे हैं, या फिर हम और कुछ रासायनिक उत्पादों कर रहे हैं, सब खरीद कर आते हैं। तो ये व्यावसायिक स्रोत जो है वो समाप्त हो जाएंगे केवल पन बिजली को छोड़कर, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक जो प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है, चूँकि आपको पता है ये आपका जो है कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट जो हुए या फिर पवन ऊर्जा वाला हुआ, ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि आमतौर पर ऊर्जा के जो है व्यावसायिक स्रोत पनबिजली को छोड़कर समाप्त हो जाते हैं, जबकि गैर व्यावसायिक स्रोतों का पुनर्नवीनीकरण हो सकता है। यानी गैर व्यावसायिक स्रोत जो आपने पढ़े, लकड़ी वगैरह हुई और संसाधन हुए, ये हमेशा इनका पुनर्नवीनीकरण होता रहता है। ठीक है, ये हमेशा आपको मिलते रहेंगे। आगे बात करते हैं, अगर भारतीय परिवारों की बात करें तो भारतीय परिवारों में 60%, यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय परिवारों में 60% से अधिक परिवार अपनी नियमित भोजन और गर्म करने की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत क्या हुआ? कोयले, उपला यानी कंडे, ठीक है, उपले या फिर लकड़ी, ठीक है, तो इन सब पर डिपेंड है, परंपरागत जो स्रोत हैं उन पर डिपेंड है। तो 14 पॉइंट आपने नोट कर लिया हो, कितने परिवार हमारे? 60% परिवार आज भी डिपेंड है। अब बात करते हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों की। तो पारंपरिक आपने देख लिया, पारंपरिक आपने यहाँ पे नोट कर लिया। अब गैर पारंपरिक कौन सी है? गैर पारंपरिक का मतलब हो गया जो नए स्रोत हैं, यानी कि जिनकी प्राचीन समय में जो इनका प्रयोग नहीं हो रहा था, यानी आज से 100 साल पहले इनका प्रयोग नहीं हो रहा था, अभी के हाल में ही उनका प्रयोग होना स्टार्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सौर ऊर्जा है आपकी गैर पारंपरिक, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना सब हेडिंग डाल के लिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। देखिए यहाँ पर नोट कर लेना कि ऊर्जा के जो व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोत हैं इनको हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, यानी ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक स्रोतों को हम जो है पारंपरिक स्रोत कहते हैं। अब इसके अलावा हम सेकंड पॉइंट लिख लेना कि ऊर्जा के 3 और स्रोत हैं जिन्हें हम आमतौर पर गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? जहाँ पर आप देख पा रहे हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा। आप सभी को पता है कि इनमें एक बार इन्वेस्टमेंट हो जाए तो यकीन मानिए हमें सालों साल तक जो है बहुत ही कम दर पर ये सारी चीज़ें यानी विद्युत हमें आसानी से उपलब्ध होती रहती है। ठीक है, सोलर प्लांट एक बार सोलर पैनल को लगाने का खर्चा आता है, उसके बाद सोलर पैनल जो है लगभग 25-30 साल तक उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आराम से 25 साल वैसे लिमिट होती है, उसकी मियाद होती है, लेकिन 25 साल से ज़्यादा वर्क करता है, 50 से 60 साल तक वर्क पैनल वर्क करते हैं। तो इसलिए सोलर प्लांट एक बहुत सस्ती चीज़ है। इसके अलावा पवन ऊर्जा के लिए पवन चक्कियाँ भी बहुत एक सस्ती चीज़ है, यानी एक बार इंस्टॉल कर दो वो सालों साल तक चलती रहती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति, यानी हमारे यहाँ जो व्यावसायिक ऊर्जा का उपभोग हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर सब हेडिंग डाल लेना व्यावसायिक ऊर्जा की उपभोग पद्धति। देखिए यहाँ पर सभी आंकड़े ही हैं, आपको एक बात और मैं बता दूँ, सब आंकड़े ही आंकड़े हैं, तो इसलिए आपको स्पष्ट रूप में सटीक रूप में लिखने पड़ेंगे। देखिए भारत में
जो कुल उपभोग का 75% जो है वो व्यावसायिक ऊर्जा से प्राप्त होता है। व्यावसायिक ऊर्जा का मतलब जो है हम बाहर से खरीद कर प्राप्त करते हैं, चाहे विद्युत के रूप में हो, चाहे आपका पेट्रोलियम के रूप में हो, कोयले के रूप में, यानी जो भी हो, यानी कि खरीद कर प्राप्त करते हैं, व्यावसायिक ऊर्जा से प्राप्त होता पूरा होता है हमारा। ठीक है, अब व्यावसायिक ऊर्जा में यहाँ पे बात कही गई है कि इसमें कोयला शामिल है जिसका 54% का अंश सबसे अधिक है, यानी व्यावसायिक ऊर्जा में कोयला का अंश सबसे ज़्यादा है। यानी व्यावसायिक ऊर्जा में सबसे ज़्यादा जो चीज़ खरीदी जाती है कोयला खरीदी जाती है। कोयले को खरीदने का रीज़न ये है कि हमारे देश में आज भी लगभग 55% जो हमारे पावर प्लांट हैं उनमें थर्मल एनर्जी वाले प्लांट हैं, यानी किससे, कोयले से चलने वाले प्लांट हैं, यानी थर्मल एनर्जी से चलने वाले प्लांट। अभी लिखना मत, आगे भी आप नोट करेंगे वाला पॉइंट। यानी थर्मल एनर्जी का मतलब होता है ताप विद्युत प्लांट हैं, यानी कोयले की मदद से वहाँ पर पानी को भाप में तब्दील किया जाता है और भाप की मदद से वहाँ पर टरबाइन को घुमाया जाता है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट हैं, तो उनमें हमारे यहाँ कोयले का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि हमारे जो कुल ऊर्जा उपभोग है इसमें कोयला सबसे ज़्यादा है, योगदान 54% है। इसके अलावा तेल जो है, क्रूड ऑयल जो है, उसका योगदान 32% है। प्राकृतिक गैस 10% है और जल ऊर्जा का यहाँ पर 2% योगदान है। ये लिख लेना, पहले का पहला सब पॉइंट, पहले का सेकंड सब पॉइंट और पहले का यहाँ पर 2 ही सब पॉइंट है, इसमें नोट कर लिए होंगे। अगर बात करें गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों की, ठीक है, तो गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों में यहाँ पर सेकंड पॉइंट यही है, गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भारत में कुल ऊर्जा के उपयोग का 26% से ज़्यादा है। यानी गैर व्यावसायिक जो स्रोत है, आपके देखने ऊपर आपने देखे थे गैर व्यावसायिक कौन कौन से हैं, आपने देखा है गैर व्यावसायिक में जलाऊ लकड़ी, कृषि का कूड़ा कचरा, सूखा गोबर वगैरह, तो ये स्रोत जो है 26% से ज़्यादा हैं। ठीक है, और वहीं जो आपके खरीद के जाने वाले यानी कि व्यावसायिक स्तर पर वो 74% है, व्यावसायिक स्तर वाले 74% है और गैर व्यवसायिक कितने हैं, 26% है। ये आप जान लीजिए, 74% में वर्गीकरण फिर उन्होंने कर दिया है कि 54% किसका है, कोयले का है, 32% जो है क्रूड ऑयल का है, 10% प्राकृतिक गैस का है और 2% यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है कि जल ऊर्जा का है, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक यानी हाइड्रो पावर प्लांट्स का है। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे बता दिया यहाँ पर कितना ये बन गया यहाँ पर, तो वो इन्होंने बताया है। ठीक है, एक मतलब एक अनुमान लगा के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट कर लिया हुआ दोनों पॉइंट, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि व्यावसायिक ऊर्जा उपयोग के क्षेत्रवार हिस्सेदार की प्रवृत्तियाँ। ये आंकड़े जो हैं सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़े हैं। इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ पहले परिवार जो ऊर्जा का उपभोग करते थे वो कितना कर रहे हैं और वर्तमान में कितना कर रहे हैं। देखिए परिवार जो पहले ऊर्जा परिवार में लगती थी पहले 10, ठीक है, यानी 10% यूज कर रहे थे परिवार किसके लिए, ऊर्जा। ठीक है, 1953-54 में 10% यूज कर रहे थे, वहीं परिवारों में ऊर्जा की मात्रा आज खपत जो है 23% पहुंच गई है। पहले कृषि में ऊर्जा की खपत जो होती है वो 1% थी, वर्तमान में आज 18% है। ठीक है, उद्योगों में ऊर्जा की खपत सबसे ज़्यादा थी उस समय 40%, नहीं सबसे ज़्यादा नहीं थी, 40% थी उस समय, आज 44 है। वहीं परिवहन में ऊर्जा की खपत उस समय 44% थी, यानी सबसे ज़्यादा थी परिवहन में उस समय, आज मात्र 2% है खपत परिवहन में हमारे यहाँ। ठीक है, परिवहन में इतना खर्च नहीं होता है ऊर्जा का। अन्य पे 5%, अब अन्य की 13% हो गई है। यानी हमारे यहाँ जो मदें अभी बढ़ी हैं वो मद कौन कौन सी बढ़ी हैं आपकी, एक तो उद्योग वाली मद बढ़ी है और परिवार वाली मद बढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा कृषि कार्यों की मद बढ़ी है। यहाँ पर परिवहन वाली मद हमारे यहाँ कम हो गई है ऊर्जा के मामले में, क्योंकि परिवहन के मामले में हम तमाम साधन वगैरह हमने डेवलप कर लिए हैं, तो इसलिए परिवहन में हमारा ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो पेट्रोलियम वगैरह जो है वो इतने ज़्यादा भंडार हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। नहीं, बॉम्बे हाई या आपके आसाम में कुछ तेल क्षेत्र हैं तो वहाँ पर आपके पेट्रोलियम भंडार हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा वहाँ पर आपका भंडार नहीं है कि पूरे देश की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इसके लिए हमें तेल जो है बाहर से उसका आयात करना पड़ता है, बाहर के देशों से हमें उसे मंगाना पड़ता है। अगर बात करें यहाँ पर सबसे बड़ी बात वही बताई गई है व्यावसायिक ऊर्जा क्षेत्र में। देखिए आपका पॉइंट कौन सा आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा। देखिए व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग में अगर क्षेत्रवार की बात करें तो व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग में, ठीक है, 1953-54 में परिवहन क्षेत्रक व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। ठीक है, व्यावसायिक ऊर्जा के में यहाँ पे 1953-54 में परिवहन क्षेत्रक व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। परिवहन में कितना लग रहा था, यहाँ पे 44%, लिख लेना इसी में ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया अगला चार्ट यहाँ पर वर्तमान में हमारी जो ऊर्जा विद्युत उत्पादन हो रहा है वो किससे कितना हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, ताप विद्युत घर है, उससे जो ऊर्जा उत्पादन हो रहा है वो 67% हो रहा है। 67% जो है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन ऊष्मा से हो रहा है, यानी ताप विद्युत प्लांटों से हो रहा है। ठीक है, वहीं आपके यहाँ 17.30% ऊर्जा जो हो रही है, सर्जित हो रही है, वो आपके यहाँ सर्जित किससे हो रही है, वो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो हैं, यानी कि आप जिनके जो नवीकरणीय ऊर्जा जो स्रोत हैं आपके, उनसे सर्जित हो रही है। ठीक है,
13.60% जो है हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट जो है उनसे हो रही है, और 2.10% जो है ये परमाणु से हो रही है। ये चार्ट आप बना लेना, ठीक है, ये चार्ट आप बना लेना, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये चार्ट आप बना लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दिखाया गया है या ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देखते हैं, ये मतलब इसका कितना उपभोग हमारे यहाँ हो रहा है। सब हेडिंग है, देखिए ऊर्जा में ही सब हेडिंगें चल रही हैं यहाँ पर। देखिए आप सभी को पता है ऊर्जा का सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देने वाला रूप, जिसे हम प्राय आधुनिक सभ्यता का प्रगति का द्योतक मानते हैं और आधुनिक उद्योगों की आधारशिला के लिए इसका सबसे ज़्यादा योगदान भी है, ठीक है, तो वो बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं। अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली की मांग जो है, यानी प्राय बिजली की जो मांग है, इसकी अवृद्धि दर सकल घरेलू उत्पाद में दर से ऊंची होती है, यानी बिजली की मांग हमेशा ऊंची होती है सकल घरेलू उत्पाद में। अगर सकल घरेलू उत्पाद में बिजली को हम रखें तो यहाँ पर बताया गया, अध्ययनों से पता चलता है कि 8% प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद जो है प्राप्त करने के लिए बिजली की पूर्ति में वृद्धि का प्रतिवर्ष लगभग 12% होना चाहिए। यानी हमें अपनी जीडीपी को 8% पे पहुँचाना है तो उसके लिए हमें 12% दर बढ़ानी पड़ेगी, किसकी? अपने विद्युत उत्पादन की। यहाँ पर ये कहा गया है, साफ साफ है, मतलब साफ साफ ये है कि भाई जब विद्युत उत्पादन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी बढ़ा पाएंगे। आपने देखा होगा देश के अंदर एक विशाल समस्या आप देख रहे होंगे लाइट कट होने की, लाइट की ट्रिपिंग देख रहे होंगे कि जगह जगह लाइट कहीं आ रही है, 10 घंटे लाइट आ रही है, कहीं लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है, ग्रामीण परिवेश में लाइट आ ही नहीं रही है, ठीक है, कहीं की लाइट आती है जाती है, ये हाल बना हुआ है। तो ये जो समस्या है इसे अगर आप दूर करते हैं, लाइट की आपूर्ति सुनिश्चित करें, तो यकीन मानिए जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी। अब उद्योग धंधों की रफ्तार बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, तो जीडीपी में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आपके रिसर्चर्स बोल रहे हैं, जो अर्थशास्त्र पर रिसर्च करते हैं वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें सब पॉइंट नोट कर लेना पहले का कि अध्ययनों से पता चलता है कि 8% प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद में प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बिजली की पूर्ति में वृद्धि का प्रतिवर्ष लगभग 12% होना चाहिए। बिजली की पूर्ति में हमें 12% प्रतिवर्ष के हिसाब से वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो आप ऊपर अभी पढ़ी चार्ट में देखी, वही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि भारत की बात करें तो भारत में 2016 में कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 67% योगदान जो था वो तापीय स्रोतों का था, ठीक है। वहीं आपके जो जल और परमाणु स्रोत थे इनका प्रतिशत 14 और 2% रहा है। भारत की जो वर्तमान में ऊर्जा नीति है यहाँ पर वो ये कहती है, ठीक है, यानी भारत की वर्तमान में जो ऊर्जा नीति है ये जल और वायु के ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देती है, ठीक है, और ये जो है स्रोत जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसमें जो कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होता है। यानी भारत की वर्तमान ऊर्जा नीति ये कहती है कि भाई आप जल और वायु के जो ऊर्जा स्रोत हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण जो है स्वच्छ और साफ बने, ठीक है, पर्यावरण का किसी प्रकार से नुकसान ना हो। तो इस बात पर भारत की नीति जोर देती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना। आगे बात करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बिजली शक्ति के अलावा आपने देखा होगा कि एक नया स्रोत आपने देखा होगा, यानी आपका गैर परंपरागत नहीं है, ये परंपरागत नहीं है, गैर परंपरागत है, ये परमाणु ऊर्जा वाला। ये भी एक दीर्घकाल में सस्ती ऊर्जा हो सकती है, लेकिन अगर इसका बड़ा सावधानीपूर्वक इस्तेमाल किया जाए तो, ठीक है, यानी ऐसा नहीं है अगर आप एकदम इसका रफ वे में इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप तमाम उद्योग धंधों में आपने रफ वे में उद्योग धंधों की स्थापना कर दी है बिना किसी संरचना के। आप देखते होंगे बहुत सारे उद्योग धंधे हैं जिनमें से निकला हुआ गंदा वाला पानी जो है वो गंगा वगैरह में, नदियों वगैरह में छोड़ दिया जाता है बिना किसी ट्रीट कर किए हुए, उनसे हमारी नदियाँ दूषित होती हैं। तो उसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा के बारे में हम सचेत होकर, सक्रिय होकर, ठीक है, यानी इसका एक अच्छे वे में, यानी इसकी संरचना जो है सही प्रकार से बनाएंगे तो हमारे लिए ये हितैषी साबित होगा। अगर संरचना इसकी लूज होगी तो यकीन मानिए पर्यावरण के साथ साथ ये मानवीय जीवन पर भी इसका जो है बहुत ही बड़ा जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अगर वर्तमान में परमाणु ऊर्जा की अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट आपका यही है, तो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा का जो है कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत में 2.4% का अंश है, जबकि विश्व में इसका जो है औसत 13% है, यानी विश्व भर में परमाणु ऊर्जा जो है 13% योगदान दे रही है। वहीं भारत में इसका योगदान कितना है? 2.4% है। तो यह चौथा पॉइंट आप लिख लेना। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है विद्युत क्षेत्र की चुनौतियाँ क्या क्या हैं। चुनौतियों में आप जानते होंगे कि भाई लाइट जो होती है, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है उत्पादन करने के दौरान, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका उपयोग सारा उपयोग उपभोक्ता ही नहीं कर लेते हैं। कुछ उपयोग जो है यहाँ पर उद्योग धंधे वाले भी करते हैं, कुछ उपयोग जो है विभिन्न जो है आपके जो है कार्य हैं उनमें होता है। अब देखिए पावर जब जनरेट होती है तो पावर में जनरेट होने में कुछ
ठीक है, जो कार्य है वो सहायक इकाइयों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बिजली का संप्रेषण भी होता है, ट्रांसमिशन भी होता है। ट्रांसमिशन में लाइन वगैरह बिछाई जाती हैं, तो लाइन वगैरह बिछाने में वहाँ पर बिजली का कुछ हिस्सा खत्म हो जाता है। शेष बिजली हम घरों में और कारखानों में जो ख़त्म कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। चुनौतियाँ यहाँ पर क्या क्या हैं? चुनौतियाँ ये बताई गई हैं कि भारत की जो वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता है वो 9% की प्रतिवर्ष आर्थिक क्षमता अवृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी अभी आपकी हमारी आधारिक संरचना जो है वो पूरी तरह से ताप विद्युत पर निर्भर है। और ताप विद्युत के जो स्रोत हैं, यानी जैसे कोयला है, ताप विद्युत में कोयले का जो योगदान है, क्योंकि कोयला आप सभी जानते हैं कोयला जो हमेशा में नहीं मिलेगा, कोयले के भंडार एक ना एक दिन खाली जरूर होंगे देश में। तो ऐसे में बड़ा संकट गहरा जाएगा देश के अंदर, ठीक है। तो ऐसे में हमारी जो विद्युत उत्पादन की प्रणाली है वो भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगी एक दिन बाद, यानी एक आने वाले समय में कुछ सालों बाद जैसे कोयले के भंडार खत्म होंगे वैसे हमारी विद्युत जो प्रणाली है वो भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगी। यानी कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, तो हमें भी उसका उचित ढंग से प्रयोग करना है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है कि भारत की स्थिति ये है कि वर्तमान में भारत मात्र 20,000 मेगावाट नई क्षमता जोड़ पाता है। यानी कि 20,000 मेगावाट ही नई क्षमता जुड़ पाती है हर साल में, इससे ज़्यादा नहीं जोड़ पाता है। दूसरी बात, भारत के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं? पहली बात यह है, बिजली घर जो है आपके पावर हाउस वगैरह जो है ये सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। आप जानते हैं भ्रष्टाचार कितना है इसमें, ठीक है। समय पर लाइट नहीं आना, लाइट की चोरी होना। इसके अलावा राज्य जो विद्युत का वितरण है ये भी कहीं ना कहीं हानि में चल रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है, इनमें घाटे में चल रहे हैं। बिजली की जो डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था है वो भी सही नहीं है, यानी कि चोरी हो रही है, हर जगह जगह पर लोग बिजली का बिल बचा रहे हैं, ठीक है। तो वही सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। सबसे बड़ी जो कमी बताई थी मैंने वो यही है कि भारत के थर्मल पावर स्टेशन जो कि भारत के बिजली क्षेत्र के आधार हैं, कच्चे माल और कोयले की पूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में विद्युत जो संकट है वो कहीं ना कहीं एक दिन गहरा सकता है, ठीक है। ये सबसे प्रमुख चुनौतियाँ हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि भारत के थर्मल पावर स्टेशन जो है बिजली क्षेत्र के आधार हैं, कच्चे माल और कोयले की पूर्ति में कमी का सामना कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे नोट कर लेना, यहाँ पे अगला पॉइंट नोट कर लेना कि भारत की व्यावसायिक ऊर्जा पूर्ति जो भारत की यानी वर्तमान में भारत प्रतिवर्ष 20,000 मेगावाट नई क्षमता जोड़ पाता है, क्योंकि वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता 9% की प्रतिवर्ष आर्थिक क्षमता वृद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा सेकंड बात यहाँ लिख लेना, ये तो अपना सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड का ही सब पॉइंट, ठीक है। इसमें लिख लेना कि बिजली घर जो है उचित तरीके से नहीं चल रहे हैं, समझ जाएंगे आप। सेकंड सब पॉइंट लिख लेना इसमें कि राज्य विद्युत बोर्डों का वितरण असमान है, यानी राज्य विद्युत बोर्ड जो यानी कि राज्यों में विद्युत वितरण जो है वो असमान है, ठीक है। इसके अलावा अगला सब पॉइंट इसमें लिखना, विद्युत चोरी होना, ये भी डाल देना इसमें, विद्युत की चोरी होना ये भी आप डाल देना इसमें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगली बात यहाँ पर लिख लेना कि उद्योगों के लिए हमारे यहाँ जो विद्युत प्रोवाइड करवाई जाती है उसकी दर बहुत उच्च रखी गई है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अक्सर करके जो अभ्यर्थी मुझसे सवाल करते हैं, अभ्यर्थी नहीं करते हैं, हमारे यहाँ कुछ बच्चे भी मुझसे सवाल करते हैं कि सर ऐसा क्या रीज़न है कि चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप हो गया है और हम इंडिया इतनी बड़ी जनसंख्या, विशाल जनसंख्या है, यानी वर्ल्ड की हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला हमारा देश है, लेकिन फिर भी हमारी आर्थिक गति और हमारे यहाँ जो संसाधन इतने सारे होने के बावजूद भी हम पिछड़े हुए हैं, चाइना से बहुत पिछड़े हुए हैं। हम मोस्टली चीज़ें जो है चाइना से आयात करते हैं, ठीक है। ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए कि हमारी आधारिक संरचना में जो आप बिजली देख रहे हैं, बिजली का रेट अगर आप पाएंगे राज्यवार, क्योंकि इसका वितरण जो है राज्यों में औद्योगिक बिजली जो प्रोवाइड करवाई जाती है उनके चार्जेस सबके अलग अलग हैं। तो हमारे यहाँ के जो चार्जेस हैं बिजली के, जो हमारे कॉमर्शियल सेक्टर की बिजली जिसे बोलते हैं, कॉमर्शियल कनेक्शन जो बोलते हैं, उसके चार्जेस अगर चाइना की कॉमर्शियल कनेक्शन के चार्जेस की तुलना में देखें तो दोगुने हैं, दोगुने का अंतर आता है। लगभग हमारे यहाँ 9 से 10 रुपये यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है, कहीं कहीं ज़्यादा है, ये मैं कम ही बता रहा हूँ, कहीं ज़्यादा है। वही चाइना में अगर कॉमर्शियल देखें तो चाइना में उसकी 4 से 5 रुपये यूनिट पड़ती है, यानी हमारे भारतीय रुपए में चाइना की अगर बिजली देख लें तो वहाँ जो कॉमर्शियल सेक्टर के लिए 4 से 5 रुपये यूनिट में बिजली प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ऐसे में उद्योग धंधों की कमर तो पहले ही टूट जाती है। दूसरी बात, हमारे यहाँ रीज़न क्या है, हमारे यहाँ तमाम प्रणाली जो है वो भ्रष्टाचार से ग्रसित है, ठीक है। और भ्रष्टाचार से ग्रसित होने की वजह से तमाम हमारे यहाँ जो लाइसेंसिंग प्रणाली है, लोन वगैरह प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में चल नहीं पाती है। यानी कि बड़े बड़े लोग हैं उन्हें तो लोन मिल जाता है, और जो नए जो आपके हैं कह सकते स्टार्टअप करने वाले जो हैं व्यक्ति, वो वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा जो भारत है
वो एक हब बनकर नहीं उभर पा रहा है, प्रोडक्शन हब के रूप में बनकर उभर कर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। सबसे बड़ी बात तो आधारिक संरचना की है। आपको मैंने अंतर दिखाया, ये अंतर आपने कहीं ना कहीं अखबार वगैरह अगर उठा के देखेंगे और वहाँ पर जब आर्टिकल आते हैं तो आप पढ़ेंगे, दैनिक जागरण वगैरह है जो राष्ट्रीय संस्करण वाला है, और भी कुछ अखबार हैं, तो उनमें बताया जाता है भाई हमारे चाइना की तुलना में हमारे यहाँ बिजली की दर जो औद्योगिक बिजली है उसकी दर कितनी महंगी है, और चाइना में हमारे यहाँ की तुलना में आधी है दर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी उद्योग धंधों पर एक बुरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, यानी बिजली की दर आधी होगी तो यकीन मानिए वहाँ पर मशीनरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जारी रहेगी, ज़्यादा समय तक चलती रहेगी मशीनरी, तो लागत भी कम आएगी, लागत कम आएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, अब चूंकि हमारे लागत ही इतनी ज़्यादा आ जाती है कि भाई औद्योगिक इकाइयाँ फिर उसे उत्पादित करने का सोचती नहीं है, उन्हें लगता है चाइना से मंगा लेंगे, चाइना का सस्ता पड़ता है हमारे यहाँ, अपने यहाँ उत्पादन करने में हमारे यहाँ कमर टूट जाएगी, उससे बेटर है चाइना से ही मंगा ले रहे हैं। ठीक है, ये रीज़न है। तो ये सब चीज़ें आपने नोट कर ली। यहाँ पर कौन सा सब पॉइंट था, इसके अलावा यहाँ पर लिख लेना कि विभिन्न भागों में बिजली की ऊंची दरें, इसी में सब पॉइंट, जो आपका कौन सा पॉइंट चल रहा था उसमें मुझे नहीं मालूम अब सब पॉइंट में, तो आप समझ जाएंगे। ऊंची दरों का मतलब ये हुआ कि जो प्रति यूनिट जो बिजली की दर चार्ज की जा रही है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा है कहीं कहीं। इससे क्या है, इससे हमारे यहाँ एक असंतोष व्याप्त है। अब चलिए यहाँ पर बिजली के बारे में आपने देख लिया। अब यहाँ पर बताया गया है कि राज्यों की स्थिति क्या है, कि राज्यों में स्वतंत्रता के पश्चात राजधानी का हाल बताया गया है कि 1951 में यहाँ पर दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई। 1958 में इसे पुनः दिल्ली विद्युत आपूर्ति निगम के नाम से कन्वर्ट किया गया। 1997 में यहाँ पे प्रबंध में तीसरा परिवर्तन हुआ और दिल्ली विद्युत बोर्ड फिर से बन गया जी। तो ये हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिजली की आपूर्ति वगैरह जो थी वो प्रॉपर वे में नहीं हो रही थी। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जो इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनमें आपके बिजली विभाग वाले जो कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत के चलते उन इकाइयों में तमाम जो बिजली जो है चोरी से चलाई जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे कि फलानी इकाई में फलानी यूनिट में इतने जो है यूनिट बिजली वो 60 महीने बचाते थे, इतने लाख की बिजली होती थी वो। ठीक है, तो ये जो भ्रष्टाचार वाला तंत्र है कहीं ना कहीं ये हमारे यहाँ विद्युत वितरण को एक बट्टा लगा रहा है, पलीता लगा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमें इसे रोकना होगा और तभी हम जो है ये विद्युत वितरण वगैरह है, विद्युत वितरण में जो असमानताएं हैं वो खत्म कर पाएंगे। अब देखिए हमारे यहाँ ऊर्जा बचत के बारे में आप जानते होंगे। ऊर्जा बचत के बारे में यहाँ पे बात कही गई है कि दो वर्ड हैं, दोनों वर्ड आपने सुने होंगे, CFL, ठीक है, और LED। LED अभी नया प्रचलन में वर्ड है और CFL पुराना हो चुका है। यानी CFL का मतलब है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप और LED का होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड जो कि LED का नया प्रचलन है। LED यानी कि अभी वर्तमान बताया गया है कि भाई एक यहाँ पे कंपेयर करके बताया गया है कि 100 वाट का बल्ब जो है, ठीक है, यानी यहाँ पे कहा गया है जो आपकी इंडो एशियन नामक जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप निर्माता कंपनी है, इसने कहा गया है कि जो आपका CFL है वो एक 100 वाट के बल्ब की तुलना में 80% कम बिजली खपत करता है CFL। और वहीं CFL की तुलना में आपकी LED देखें तो LED और भी कम करता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है LED जो है वो ताप दीप बल्बों का केवल 10% और CFL का आधी ऊर्जा प्रयोग करता है। यानी कि मान लीजिए कि 20% ऊर्जा किस में लग रही है, CFL में लग रही है, तो LED जो है वो 10% पे चलेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर आप ऊर्जा बचत करके लिख लेना कि CFL यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप सामान्य बल्बों की अपेक्षा 80% कम बिजली की खपत करता है। ठीक है, इसी में लिख लेना सब पॉइंट करके कि LED जो है आपका, ये नोट करके लिख लेना, ऐसे ऊर्जा बचत को नोट करके लिख लेना आप। ठीक है, वहीं LED बल्ब के बारे में लिख लेना कि LED लाइट एमिटिंग डायोड तापदीप्त जो बल्ब हैं, जो आपके तापदीप्त का मतलब होगा टंगस्टन वाले बल्ब हैं, ठीक है, इनकी केवल 10% ऊर्जा, यानी तापदीप्त बल्ब जो होता है मिनिमम 100 वाट का होता है। ठीक है, उसकी तुलना में LED कितना है, 10 वाट लेगा मुश्किल से। ठीक है, ये बात कही गई है। और CFL बल्बों से आधी ऊर्जा, CFL लगभग 20 वाट लेती है, तो ये 10 वाट के हैं और 10 वाट से भी छोटे छोटे आते हैं ये तो। ठीक है, तो ये इतना प्रयोग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाएं, यानी आधारिक संरचना में हमने ऊर्जा का स्थान पढ़ लिया। अब स्वास्थ्य सेवाओं का स्थान पढ़ते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ किस तरह से ये एक बाधक या फिर स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो पर्याप्त होने की वजह से हमारी प्रगति कैसे हमारी रुकी हुई है। देखिए हमारा स्वास्थ्य से केवल मतलब यहाँ पे लिखा गया है बीमारियों से ना होना ही नहीं है, बल्कि अपनी कार्य क्षमता प्राप्त करने की योग्यता भी है। ठीक है, यानी स्वास्थ्य से मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बीमारी नहीं हो रही है, इसके मतलब ये मतलब नहीं है हमारे यहाँ बीमारी नहीं हो रही है तो हम स्वस्थ हैं। मतलब ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, यानी हमारी कार्य क्षमता है, अगर वो अच्छी खासी है
तो हम मतलब है स्वस्थ हैं, ठीक है। और किसी भी सुख समृद्धि का मापदंड, राष्ट्र की सुख समृद्धि का मापदंड जो होता है वो स्वास्थ्य से ही होता है, ठीक है। तो आपने पहला पॉइंट ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करें यहाँ पर, अगर हम किसी राष्ट्र की जो दशा की जो है यानी स्वास्थ्य दशा किस हिसाब से बढ़ रही है, क्या है, तो कैसी स्थिति है स्वास्थ्य दशा की, वहाँ पर कैसी स्वास्थ्य की फैसिलिटी है किसी देश में, उसका मापन करना वैसे तो कठिन है, लेकिन फिर भी हमने आमतौर पर कुछ मानक बनाए हैं जिनके जरिए हम किसी देश में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में कितनी प्रगति हुई है, स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान की स्थिति क्या है, उसका मापन करने के लिए कुछ चीज़ों का हम कुछ सूचकों का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सेकेंड पॉइंट नोट कर लेना कि आमतौर पर जो है विद्वान लोगों के स्वास्थ्य का निर्धारण शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर के साथ साथ संक्रामक और असंक्रामक रोगों की घटनाओं जैसे सूचकों द्वारा करते हैं, ठीक है। यानी हमारे यहाँ कैसी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य में कितनी प्रगति की है, तो उसका हम जो है निर्धारण कैसे करेंगे, शिशु मृत्यु दर कर से, मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, पोषण स्तर कितना है हमारे यहाँ, ठीक है। यानी एक व्यक्ति कितना हमारे यहाँ भोजन प्राप्त कर पा रहा है, कितना हमारे यहाँ भुखमरी है, संक्रामक रोग कौन कौन से उनसे निपट पा रहे हैं या नहीं निपट पा रहे हैं, असंक्रामक रोगों से निपट पा रहे हैं नहीं निपट पा रहे हैं, तो इन सब से हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट नोट कर लिया होगा। तीसरी बात यह है, आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए हमारे यहाँ कोई व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति अगर अपनी पूरी एज जो है यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यह लगभग 69 साल की है, जीवन प्रत्याशा 69 साल की जीवन प्रत्याशा में कोई व्यक्ति मान लीजिए 40 साल पर ही खत्म हो जाता है, यानी कि 40 साल पर इसकी लाइफ एंड हो जाती है, तो वो सरकार की जीडीपी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घाटा क्रिएट करता है, यानी उससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि वो कार्यशील जनसंख्या में आ रहा है, यानी कुछ तो कार्य करता होगा, कुछ कार्य करता होगा तो जीडीपी में कुछ योगदान देता होगा। अब वो व्यक्ति मान लीजिए अचानक अकाल मृत्यु काल के ग्रास में समा गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे देश में कहीं ना कहीं जीडीपी के लिए एक यानी कि जीडीपी हमारी उससे कमी हो रही है। यानी हमारे यहाँ मान लीजिए कार्यशील जनसंख्या जो है अचानक से अगर खत्म होने स्टार्ट हो जाए तो यकीन मानिए हमारे देश की जीडीपी फिर से असंतुलित होने लगेगी। तो कहीं ना कहीं आपसे अगर पूछा जाए, कोई अगर जनरली ये पूछे क्या कोई व्यक्ति मान लीजिए खत्म हो रहा है 30 या 40 साल की उम्र वाला कार्यशील व्यक्ति जो है, तो क्या उससे अस्थिरता यानी कि उससे क्या कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल होगी प्रॉब्लम। यानी कि जो व्यक्ति खत्म हो रहा है उससे हमारे नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। आप ये सोचें कि भाई व्यक्ति खत्म हो गया, चलिए जनसंख्या कम हो गई तो फायदा हो, नहीं, जनसंख्या कम होने से मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पर ये था वो कार्यशील जनसंख्या का घटक है। कार्यशील का मतलब ये भाई कमाने वाला है, कमाने वाला ही यहाँ पर व्यक्ति खत्म हो जाएगा तो बाकी में अर्थव्यवस्था पर एक प्रभाव डालेगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा वो, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है, तो ये बात आप कुछ चीज़ें हैं वो जान लेना। तो थर्ड पॉइंट यहाँ नोट कर लेना कि स्वास्थ्य आधारित संरचना के विकास से किसी देश में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए स्वस्थ जनशक्ति सुनिश्चित होती है। आप सभी जानते हैं, यानी कि हम जब स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ होंगे तभी हम किसी चीज़ का विकास कर पाएंगे, तभी हम चाहे कृषि कार्यों में संलग्न हो, चाहे विनिर्माण में संलग्न हो, चाहे सेवा क्षेत्र में संलग्न हो, तभी हम वो चीज़ें हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब मुझे ही देख लीजिए, मेरा अपना एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मुझे फीवर आ जाए, तो फीवर आने के फलस्वरूप क्या मैं ये आपको जो 1.5 आवर का यानी 1 घंटे 30 मिनट से ऊपर का जो लेक्चर मैं देता हूँ, क्या मैं ये रिकॉर्ड कर पाऊंगा? यानी 1 घंटे 30 मिनट का होता है, कभी कभी 2-2 घंटे तक के लेक्चर हो जाते हैं, क्या मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यानी मेरी क्षमता एकदम अवरुद्ध हो जाएगी। तो इसलिए स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्वास्थ्य आधारित बात करें संरचना की, इस स्वास्थ्य की आधारित संरचना की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से इसमें घटक शामिल हैं वो बताए गए हैं। ये स्वास्थ्य आधारित संरचना में यहाँ पर अस्पताल आता है, डॉक्टर आता है, नर्स हैं, अन्य अर्ध चिकित्सा कर्मी आते हैं, बेड आते हैं, अस्पताल आते हैं, अस्पतालों में जरूरी उपकरण आता है, एक विकसित दवा उद्योग शामिल आता है। तो ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए आधारित संरचना में होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताई गई हैं। चौथा पॉइंट लिख लेना कि स्वास्थ्य आधारित संरचना में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है, अगर इनका अभाव है, तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव है हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि लोगों की अगर इन सब पे पहुंच भी नहीं है, यानी ये सब चीज़ें हैं और मान लीजिए इन पर लोगों की पहुंच नहीं है, ठीक है, तो भी ये जो है इनकी होने का कोई लाभ भी नहीं है, ठीक है। यानी पहुंच होनी चाहिए, पहुंच ही नहीं है, यानी हमने उनके अनुरूप उनका जो ढांचा है, उनका स्ट्रक्चर है, योजनाबद्ध रूप में सही तरीके से नहीं रखा है और मान लीजिए लोगों तक पहुंच ही नहीं है, तो यकीन मानिए उनको लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। यानी पहुंच जरूरी है, यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं तभी मुहैया हो सकती है जब लोगों की पहुंच हो वहाँ पर। यानी अब जैसे ही आपने देखा होगा कि वर्तमान में सरकार ने कह दिया कि जो कोरोना टेस्ट है कोई भी व्यक्ति करवा सकता है, उसके लिए वो कोरोना टेस्ट के लिए सरकार ने कहा है कि 4500 रुपये की राशि यहाँ पर रख दी है। तो आपको क्या लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार कोरोना टेस्ट करवा पाएगा? क्या मध्यम वर्गीय परिवार में 4545 यानी 5 कैंडिडेट हुए, 6 कैंडिडेट हुए,
ठीक है। तो ऐसे तो भाई उसके हो गए मतलब 26-27 हज़ार लॉकडाउन में पार, 27-28 हज़ार रुपये उसके लॉकडाउन में चले जाएंगे। इतना उसके पास सृजित हो नहीं रहा है, 27 हज़ार रुपये वो टेस्ट में और खर्च कर दे, तो क्या पॉसिबल है वो करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। यानी सरकार ने कह तो दिया कि कोरोना हम घर घर से सैंपल ले लेंगे, अगर कोई आप स्वेच्छा से करवाना चाहते हैं टेस्ट। तो हकीकत बात यह है कि अगर पहुँचे, यानी सरकार यही कहती है भाई ये टेस्ट 500 रुपये में हो जाएगा तो हर व्यक्ति करवा लेता, 50 रुपये में हो जाएगा तो शायद गरीब व्यक्ति भी करवा लेते थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी कि होने से मतलब नहीं है, यानी हमारे पास हम सब चीज़ें ला के रख दें और कहते हैं सब चीज़ें हैं तो हमारे पास, होने से मतलब नहीं है, पहुँच भी होनी चाहिए। पहुँच ही नहीं है तो फिर फायदा ही क्या है, ठीक है। यानी हम बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए खड़े कर दें, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें, उसमें बात करें कि भाई गरीब जनसंख्या का इलाज हो जाएगा, जनता का इलाज हो जाएगा, क्या पॉसिबल है गरीब जनता का इलाज होना? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर बात कही गई है स्वास्थ्य आधारित संरचना की स्थिति, यानी वर्तमान में हमारे यहाँ स्वास्थ्य आधारित संरचना की स्थिति कैसी है। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, आपने नीति निदेशक तत्वों में पढ़ी होगी, सरकार जो स्वास्थ्य के संबंधित उपबंध करेगा, स्वास्थ्य संबंधित राज्य सरकारों के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी थी, केंद्रों के हाथ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जिम्मेदारी सौंपी गई है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन में मिलावट, दवाएं, जहरीले पदार्थ, चिकित्सा व्यवसाय, जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े, मानसिक अक्षमता, पागलपन, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को नियमित विनियमित करने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका केंद्रीय सरकार है, केंद्र सरकार है, वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की सहायता से ये विस्तृत नीतियाँ, आपने हेडिंग डाल ली होगी ऊपर वाली, स्वास्थ्य आधारित संरचना की स्थिति, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट अब आप यहाँ पे नोट करेंगे इसमें कि जो आपका केंद्र सरकार है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की सहायता से यहाँ पर विस्तृत योजनाएं और नीतियाँ यहाँ पर विकसित करता है, ठीक है। यहाँ आपने नोट कर लिया होगा पहला पॉइंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि कही गई है कि गांव के स्तर पर सरकार ने अनेक प्रकार के अस्पतालों की व्यवस्था की है, और भारत में PHCs कहते हैं, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के नाम से, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संज्ञा दी गई है, ठीक है। और इन्हें चलाने वाले, यानी कि सबसे बड़ी आपकी बात यही है कि सबसे बड़ी हमारे यहाँ जनसंख्या का तबका जो है ग्रामीण परिवेश में रहता है, और ग्रामीण परिवेश में हमेशा से ही स्वास्थ्य सेवाओं की कमी बनी रहती है। तो उनकी पूर्ति करने के लिए सरकार ने जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र ये सब खोले हैं, उपकेंद्र वगैरह बनाए हैं, ठीक है, ताकि ग्रामीण जनता को हमारे यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया हो सकें, ठीक है। तो वर्तमान में वही बताया गया है गाँव के आधार पर। देखिए यहाँ पर लिख लेना सेकेंड पॉइंट, भारत में गाँव के स्तर पर, ठीक है, अस्पतालों को, यहाँ पर लिख लेना आप कि गांव के स्तर पर सरकार ने अनेक प्रकार के अस्पतालों की व्यवस्था की है, जिन्हें तकनीकी रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, कहते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, ठीक है, जो कि स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जो कि स्वैच्छिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इन्हीं में सब पॉइंट लिखना, सेकंड का सब पॉइंट। देखिए इन अस्पतालों को मेडिकल, दवा और नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षित चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कर्मी संचालित करते हैं। यानी कि ग्रामीण स्तर वाले कौन कौन कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेंड जो चिकित्सा कर्मी है या अर्ध चिकित्सा कर्मी है वो इन्हें संचालित करते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं यहाँ पर जो छोटे लेवल के डॉक्टर वगैरह हैं वो यहाँ पर संचालित करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर 1951-2013 के यहाँ पे आंकड़े दिखाए गए हैं। देखिए 1951 में हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो 2694 थे, और अभी लगभग 23,582, लगभग 24,000 से ज़्यादा हैं, ठीक है। सरकारी अस्पताल जिसमें दवाखाना और बेड भी है वो 1,17,000 थे, वर्तमान में आपके यहाँ 7.5 लाख से ज़्यादा है, 7,10,761 है, स्टार लगा हुआ है कि ज़्यादा है, इससे ज़्यादा ही है। अगर हम बात करें सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, उस समय हमारे यहाँ 725 थे, वर्तमान में 25,650 है। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 25,650 है, यानी गवर्नमेंट के, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कितने हैं हमारे यहाँ 25,650 हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सरकारी अस्पताल की बात हो रही है, जिला लेवल पर बात हो रही है, ये बड़े लेवल के जो हॉस्पिटल हैं जिला लेवल पर, मंडल स्तर पर, उनकी बात हो रही है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब आप नोट करते जाएंगे 1 by 1, ये सब पूछे जाते हैं आंकड़े। थर्ड पॉइंट आपका यही है यहाँ पर कि 1951 से 2013 के बीच सरकारी अस्पतालों और दवाखानों दोनों की संख्या हमारे यहाँ 9300 से बढ़कर 51,300 हो गई है, ठीक है। यहाँ लिख लेना, यानी कि 1951 से 2013 के बीच सरकारी अस्पतालों और दवाखानों दोनों की संख्या हमारे यहाँ पहले 9300 थी, उससे बढ़कर 51,300 हो गई है। दवाखानों की बात कही गई है, ठीक है, दवाखाने जो हैं इनकी संख्या बताई गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर अस्पतालों में तकनीकी रूप से PHCs में बेड की संख्या देखें, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो है उनमें बेड की संख्या देखें, सेकंड इसका अगला सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट यही है,
इसका कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, थर्ड का पहला सब पॉइंट है कि अस्पतालों में तकनीकी रूप से अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, ठीक है, इनके बेड देखें तो अब ये संख्या 1.2 लाख से बढ़कर 7.1 लाख हो गई है। ठीक है, पीएचसीज में बेड की संख्या इतनी हो गई है। ठीक है, अगर बात करें हम नर्सिंग कर्मियों की, ठीक है, यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट है इसका, नोट करेंगे 1951 से 2017 के दौरान नर्सिंग कर्मियों की संख्या जो थी वो 0.18 से लेकर 28.8 लाख हो गई है। और वहीं जो हमारे एलोपैथी डॉक्टरों की संख्या है, ठीक है, एलोपैथी होम्योपैथी आप जानते होंगे, ठीक है, तो इनकी संख्या 0.62 से बढ़कर 10.4 लाख हो गई है। यानी हमारे यहाँ वर्तमान में एलोपैथी वाले डॉक्टर जो हैं वो कितने हैं, लगभग 10.5 लाख डॉक्टर हैं, पंजीकृत बता रहे हैं ये। ठीक है, झोला छाप नहीं, इसमें पंजीकृत वाले रजिस्टर्ड जो हैं, गवर्नमेंट की जो काउंसिल है, गवर्नमेंट की जो मेडिकल जो है एसोसिएशन, उसमें जो पंजीकृत डॉक्टर हैं उनकी संख्या बताई गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। इसके अलावा हमारे यहाँ तमाम जो रोग थे पहले उनका पूर्ण उन्मूलन हो चुका है। वर्तमान में वही बात कही गई है कि हमारे यहाँ हम स्वास्थ्य सेवा में इतने प्रतिबद्ध हैं कि हमारे यहाँ से पोलियो, चेचक, ठीक है, स्नायु से जुड़े जो रोग थे, टीबी वगैरह जो था, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह, तो इनका उन्मूलन हो गया। पोलियो और कुष्ठ रोग हमारे यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। ये हकीकत बात है कि हमारे यहाँ सरकार ने जो हमारे यहाँ 60-70 के दशक में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया था, उसका लक्ष्य ये है कि आज हमारे देश में एक भी पोलियो वाला बच्चा नहीं है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जन्म लेने वाला कोई बच्चा पोलियो से ग्रसित नहीं है। चेचक जो कभी हमारे यहाँ छोटी माता, बड़ी माता के नाम से आपने सुना होगा, बहुत फेमस रहती थी, ग्रामीण स्तर पर छोटी माता निकल आई, बड़ी माता निकल आई, चेचक जैसे यानी स्मॉल पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स के नाम से जैसे हम जानते हैं, तो वो अब भी हमारे यहाँ नहीं है। यानी आपने अब बहुत ही कम, यानी कि 1-2 रेयर, मतलब इतना अब केस होते नहीं। किसी टाइम पे चेचक से घर के घर पड़े रहते थे, घर के घर पड़े रहते, बहुत सारे लोग मारे जाते थे। लेकिन अब सरकार ने जब टीकाकरण कार्यक्रम चलाया, ठीक है, तो टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता ये रही कि हमारे यहाँ पोलियो की जो ओरल लाई जाने वाली दवाई थी, ओरल वैक्सीन वगैरह जो थी, उसकी वजह से हमारे आज जो पोलियो के बच्चे हैं बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यानी पोलियो मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, यानी आपको पता होगा कि अमित जी हमारे यहाँ जो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी रहे थे, अमिताभ बच्चन की बात हो रही है यहाँ पर, कि 2 बूंद जिंदगी की आपने सुना होगा। ठीक है, और शायद आपने, हमने सभी ने पी है ये। ठीक है, यानी ये वाली दवाई हाँ हर संडे को या 15 दिन में पिलाई जाती थी, आपने सबने देखी है ये वाली दवाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य आधारित संरचना। भाई ये तो बात हो गई गवर्नमेंट की। ठीक है, अब बात करते हैं निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य की आधारित संरचना क्या है, यानी प्राइवेट सेक्टर में स्वास्थ्य की आधारित संरचना का क्या प्रभाव है वो देखेंगे। देखिए, आप सभी मालूम है कि गवर्नमेंट बहुत जगहों पर अपनी प्रगति करने में असफल रही है, तो मजबूरी उसे रही थी कि 1991 के जो सुधार हुए थे, आर्थिक सुधार हुए थे, उसमें उसने प्राइवेट को भी निहित किया। अब चूंकि जब प्राइवेट साथ में आके खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट वालों ने अपना जो है ना वो अंधाधुंध किया। अंधाधुंध का मतलब ये, प्राइवेट वाले हर जगह में आगे, हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे पैसा मिल रहा था, और ऐसे करके हर चीज़ का जो है व्यवसायीकरण हो गया। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जब से प्राइवेट संस्थानों का उदय हुआ तब से व्यवसायीकरण हो गया। ठीक है, ये सामाजिकता वाली भावना जो थी, सामाजिक सुरक्षा वाली भावना थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है, यानी कि यहाँ पर कही है कि हाल के समय में अगर देखें तो आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र है, ये अपने कर्तव्य के निर्वाह में बहुत अधिक सफल नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसी में सब पॉइंट, लेकिन इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने बहुत प्रगति की है। ठीक है, ये आपका पहले का सब पॉइंट, सेकंड सब पॉइंट है। सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, यहाँ पर भारत में अगर देखें तो 70% से अधिक अस्पतालों का संचालन निजी क्षेत्र कर रहा है। यानी हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ 70% हॉस्पिटल या छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र, उन पर प्राइवेट वालों का कब्जा है, यानी प्राइवेट लोगों के हाथ में है, प्राइवेट संस्थानों के हाथ में, प्राइवेट लोगों के हाथों में है। मात्र 30% जो संस्थान है, तो अभी आप देख रहे होंगे कोरोना त्रासदी में, वो गवर्नमेंट वाले लड़ रहे हैं। 70% तो एकदम बिल्कुल बंद हैं, फ्लॉप हैं, अभी 30% ही निपट रहे हैं हमारे यहाँ भी। ठीक है, यानी कोरोना त्रासदी में, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कहीं ना कहीं। यानी अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, इनके पास अस्पतालों में उपलब्ध बेडों का 2/5वां हिस्सा है। ठीक है, यानी इनके पास जो हॉस्पिटलों में जो बेड होते हैं उनका 2/5वां हिस्सा इनके पास है। इसके अलावा इनके पास दवाखाने की बात करें तो दवाखानों की जो संख्या है इनके पास 60% जो निजी दवाखाने हैं वो इन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर के दवाखाने इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि तमाम जो डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, वो बैठते तो सरकारी हॉस्पिटल में, दवाइयाँ जो लिखते नहीं है वो प्राइवेट मेडिकल से लिखते हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने पढ़ा भी होगा, तमाम अखबारों में आता है कि फलाने डॉक्टर का स्टिंग ऑपरेशन चलाया। वो चलाए जाते रहते हैं स्टिंग ऑपरेशन, नहीं कोई फर्क इन पर नहीं पड़ता है। आप आज भी कहीं हॉस्पिटल में जाओ तो यकीन मानिए हॉस्पिटल से दवाइयाँ कम मिलती हैं। हॉस्पिटल से दवाइयाँ 20% देते हैं और 80% दवाइयाँ और टेस्ट जो होते हैं वो बाहर से करवाते हैं।
ठीक है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और ये सब आपके आंखों से छुपी हुई नहीं है। हर राज्य का यही हाल है। उसमें आपके यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों का बहुत बुरा हाल है। ठीक है, यानी खास करके बिहार जो राज्य, बिहार और यूपी अगर देखें तो स्वास्थ्य के मामले में इनका बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा है। आप नीति आयोग के अगर आंकड़े वर्तमान के उठा के देखें तो आप पाएंगे कि जो स्वास्थ्य सेवा में कुछ राज्य ऊपर से टॉप करते हैं, जबकि ये बिहार, यूपी जो है वो नीचे से टॉप करते हैं। इस बात को लेकर जो है व्यंग्यात्मक भी लोग करते हैं, व्यक्ति करते हैं, व्यंग्य बनाते हैं इन सरकारों के ऊपर कि भाई कि तमाम राज्य जो है इस इंडेक्स में ऊपर से टॉप करते हैं, लेकिन हम लोग जो है शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हम लोग नीचे से टॉप करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड सब पॉइंट इसी में, यानी प्राइवेट सेक्टर के बारे में, ये लोग 80% बहिर रोगियों और 40% अंतर रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं। यानी कि ये 80% इनके पास बाहरी रोगी आते हैं और 40% अंतर रोगी, यानी कि देश में आने वाले जो रोगी हैं उनकी ये स्वास्थ्यों की देखभाल करते हैं। यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, इसके अलावा आप जो लोग जानते हैं प्राइवेटाइजेशन के बाद हमारे यहाँ तमाम मेडिकल जो है सेक्टर अच्छे से फला फूला है, अच्छे से इसकी वृद्धि हुई है, तो वो बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, आप देखिए पॉइंट कौन सा आएगा, 1 2, ठीक है, तीसरा पॉइंट आएगा यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तीसरा पॉइंट 2001-2012 में 13 लाख से अधिक मेडिकल उद्यम थे, जिनमें 22 लाख लोग काम कर रहे थे और इनमें 80% से अधिक एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्थिति है, ये आंकड़े हैं आपके सामने, यानी हमारे यहाँ 2001 से लेकर 2002 में 13 लाख से ज़्यादा जो थे मेडिकल उद्यम थे, जिनमें हमारे यहाँ 22 लाख लोग काम कर रहे थे और इनमें 80% से अधिक एक व्यक्ति वाले स्वामित्व वाले लोग थे। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे डॉक्टर थे और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पंजीकरण ही नहीं है, जिन्हें हम झोला छाप कहते हैं, बिना डिग्री वाले फर्जी डॉक्टर बोलते हैं जिन्हें हम। ठीक है, तो ऐसे भी हैं हमारे यहाँ। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें तो हो गई हमारे यहाँ। पहले कुछ नोट करके कुछ बातें लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट करके सबसे पहली बात हम लिख लेते हैं, भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था, वो हमारे यहाँ उसका ढांचा किस प्रकार का है, या फिर पहले यही लिख लेते हैं, पॉइंट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, पहले पॉइंट जो है यही पॉइंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1990 का उदारीकरण हुआ। 1990 के उदारीकरण में ये आपका थर्ड पॉइंट हुआ, ये चौथा पॉइंट होगा आपका। ठीक है, देखिए 1990 का जो उदारीकरण है हमारा, ठीक है, तो इसके उपायों के कारण हमारे अनेक अप्रवासी भारतीयों और औद्योगिक दवा कंपनियों ने भारत के अमीरों और चिकित्सा पर्यटनों को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, आधुनिकतम सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण किया। चिकित्सा पर्यटन होता क्या है? चिकित्सा पर्यटन का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि तमाम देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, कम डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, यानी हमसे पिछड़े हुए कंट्री हैं, और इसके अलावा तमाम आपके जो अफ्रीकी कंट्रियों के लोग, ठीक है, आपके एशियन कंट्रियों के लोग हमारे यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवाने के लिए आते हैं। कुछ लोग यूरोपियों यानी यूरोप से भी आते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि यूरोप वगैरह में स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हैं, जबकि भारत में वही देखें तो भारत में वो सस्ती हैं। तो ऐसे में वो लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं, फोर्टिस वगैरह जो हुए, अपोलो वगैरह जो हुए, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं प्राइवेट सेक्टर के, वहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारे यहाँ चिकित्सा पर्यटन, अगर चाहें तो हम चिकित्सा पर्यटन के रूप में भी अपने भारत को उभार कर सामने ला सकते हैं। ये अभी कहानी पढ़ेंगे चिकित्सा पर्यटन के बारे में, उसमें हम लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके आपका ये वाला पॉइंट तो कवर हो गया पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कहानी पहले ये देख लेते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। हेडिंग अगली डाल लेना है, इसी में सब हेडिंग भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए यहाँ पर लिख लेना कि भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को 3 स्तरीय व्यवस्था है। कौन कौन सी 3 स्तरीय है? ठीक है, पहली है यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रक वाली। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक, तो इसमें क्या क्या है? इनमें सुविधाओं में प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं का ज्ञान और उन्हें पहचानने, रोकने और नियंत्रित करने की विधि, खाद्य पूर्ति, उचित पोषण और जल की पर्याप्त पूर्ति, मूलभूत, ठीक है, शिशु और मातृत्व देखभाल, ठीक है, और इन सब के बारे में प्रावधान शामिल हैं। यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, यानी आदि के बारे में प्रावधान शामिल हैं। तो इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? इसे हम ऑक्सिलियरी जो है नर्सिंग मिडवाइफ, पहला व्यक्ति है जो इन्हें देखभाल प्रदान करता है। इसी में सब पॉइंट लिख लेना। सब पॉइंट पहले का ही सब पॉइंट कि हमारे यहाँ ऑक्सिलियरी नर्सिंग मिडवाइफ ANM जो है वो पहला व्यक्ति है जो ग्रामीण इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है। ठीक है, देखिए चाहे तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, ये लाइन आप मत लिखें। ठीक है, नहीं लिखें,
डायरेक्ट आप प्राथमिक क्षेत्र डालकर यहाँ से स्टार्टिंग करें कि ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ ANM पहला व्यक्ति है जो ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल करता है। इसी में लिख लेना कि प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए गांव और छोटे कस्बों में अस्पताल बनाए जाते हैं जिनमें आमतौर पर एक डॉक्टर और एक नर्स और सीमित मात्रा में दवाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, ये लिख लेना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो केंद्र है यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपने देख लिया, अब आ गया द्वितीयक, सेकंड सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं यहाँ, सेकंड सब पॉइंट है देखिए द्वितीयक में जिन अस्पतालों में शल्य चिकित्सा यानी शल्य चिकित्सा सर्जरी वगैरह, एक्सरे, ECG इन जैसी बेहतर सुविधाएं होती हैं उन्हें माध्यमिक चिकित्सा संस्थाएं कहते हैं। यानी कि ये प्राय जो होती हैं जिला स्तर पर, जिला मुख्यालय पर या बड़े कस्बों में होती हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना। और इनमें प्राथमिक और माध्यमिक अस्पतालों, ठीक है, यानी यहाँ लिख लेना इनमें जो सुविधाएं जो होती हैं वो प्राथमिक चिकित्सा और माध्यमिक दोनों ही लेवल की सुविधाएं होती हैं। ये आप लिख लेना, यानी कि ये ऐसे सभी अस्पताल जहाँ उच्च स्तर के उपकरण ये सब मिलती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक या माध्यमिक अस्पतालों में ये तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। तृतीय क्षेत्र की बताई गई है, पहले तो आप ये सेकंड सब पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना। अब तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं। ठीक है, तृतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें थर्ड सब पॉइंट, तो इसमें ऐसे प्रमुख संस्थान होते हैं जिनमें प्राथमिक, द्वितीयक और उत्तम मेडिकल शिक्षा प्रदान करने वाले अनुसंधान परक यहाँ पर जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। ठीक है, तो वो तृतीयक में रखे गए हैं। एम्स हुआ, PGI हुआ, KGM ये हुआ, यानी बड़े बड़े जो हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेज वगैरह जो हैं यहाँ पर अनुसंधान वगैरह होते हैं, रिसर्च वगैरह होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिक्र किया गया है तीसरे श्रेणी वाले मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, नई दिल्ली पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। तो ये जो हैं यानी कि आप जानते हैं ऑलरेडी, तो तृतीय क्षेत्र वाले आप लिख लेना। अनुसंधान वर्ड आ गया तो आप समझ जाएंगे ये तृतीय क्षेत्र में ही आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अगली हेडिंग आप डाल दीजिए यहाँ पर चिकित्सा पर्यटन। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था, क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में विदेशी जो हैं वो शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी वगैरह के लिए, गुर्दारोपण हुआ, दांत हुए या फिर सौंदर्यवर्धक देखभाल के लिए भारत में आते हैं। ठीक है, तो आने का रीज़न ये है कि भाई उनके देश में जो लागत लगती है उसकी तुलना में हमारे भारत में लागत कम लगती है, इसलिए हमारी ओर वो उन्मुख होते हैं। तो अगर हम भारत की बात करें तो वर्ष 2016 में हमें जो है 2,01,000 से भी अधिक हमारे यहाँ पर्यटन चिकित्सा के लिए भारत लोग आए थे। यानी लोगों ने पर्यटन के लिए वीज़ा लिया था, पर्यटन चिकित्सा के लिए वीज़ा लिया था भारत से। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो भारत में यहाँ पे 15% वृद्धि होने की संभावना है। और भविष्यवाणी विशेषज्ञों ने यह भी की है कि सन 2020 तक भारत में मेडिकल टूरिज्म के रूप में 500 अरब रुपए से अधिक की ये आय अर्जित कर सकता है। यानी कि हम लोग मेडिकल टूरिज्म के रूप में 500 जो है अरब डॉलर रुपए से ज़्यादा की राय जो है अर्जित कर सकते हैं, 500 अरब रुपए से ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट है, ये उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लें चिकित्सा पर्यटन में कि बड़ी संख्या में विदेशी शल्य चिकित्सा, गुर्दारोपण, दंत और यहाँ तक कि सौंदर्यवर्धक देखभाल के लिए भारत आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ लिख लेना इसी में ही सब पॉइंट। और हमारे पास योग्य डॉक्टर हैं और विदेशियों को उनके देश में ऐसी चिकित्सा के लिए लगने वाली कीमत की अपेक्षा हमारे यहाँ चिकित्सा सेवाएं काफ़ी सस्ती भी हैं। ठीक है, इसी में अगला सब पॉइंट, वर्ष 2016 में 2,01,000 से भी अधिक पर्यटन चिकित्सा के लिए लोग भारत आए। ठीक है, और इनकी संख्या प्रतिवर्ष 15% की वृद्धि होने की संभावना है। ठीक है, लिख लेना इसी में। अगला सब पॉइंट लिख लेना, विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि 2020 में भारत मेडिकल पर्यटन में 500 अरब रुपयों से अधिक की आय अर्जित कर सकता है। ठीक है, ये भविष्यवाणी यहाँ पर कही गई है, तो आप ये लिख लेना। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अब हम ये सब चीज़ें तो नोट कर ली, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, यहाँ पर बताया गया है समुदाय और स्वास्थ्य देखभाल की अलाभकारी संस्थाएं, कुछ संस्थाएं चल रही हैं, यानी कुछ अलाभकारी NGO टाइप चल रहे हैं, वो आपके सामने संस्थाएं हैं। ठीक है, कुछ जैसे आपकी स्वनियोजित महिला समिति है, ये अहमदाबाद में है। ठीक है, सेवा के नाम से एकॉर्ड नीलगिरी भारत में कार्य कर रही है। ये गैर सरकारी संस्थाएं, कुछ NGOs के तो उदाहरण हैं। तो ये तमाम संस्थाएं चल रही हैं। इसके अलावा तमाम संस्थाएं ऐसी हैं जो कि हमारे यहाँ श्रमिक वगैरह जो हैं, तमाम जो सहकारी समूह वगैरह हैं, कुछ लोग और हैं जो इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो उनकी बात यहाँ पर कही गई है। देखिए ये जो पॉइंट है ये हम बाद में लिखेंगे, पहले इसके आगे वाला जो पॉइंट है वो पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं यहाँ पर चिकित्सा की भारतीय प्रणाली। देखिए भारतीय चिकित्सा प्रणाली में आपके यहाँ 6 व्यवस्थाएं आती हैं। इन 6 व्यवस्थाओं को यहाँ पर आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी, ये 6 विधाएं आती हैं। अंग्रेजी में इन्हें हम आयुष के नाम से जानते हैं।
आपने आयुष मंत्रालय का नाम भी सुना होगा, ठीक है। यानी इसे अंग्रेजी में हम आयुष, यानी भारतीय प्रणाली को आयुष भी कहते हैं। आयुष का मतलब यही होता है सब पॉइंट करके कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा चिकित्सा और होम्योपैथिक, ठीक है। अगर वर्तमान की बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो भारत वर्तमान में चिकित्सा की भारतीय प्रणाली के 3,943 आयुष अस्पताल हैं आपके, यानी आयुर्वेदिक, यूनानी, योग, यूनानी, सिद्धा, प्राकृतिक और होम्योपैथिक वाले हमारे हॉस्पिटलों की संख्या कितनी है? 3,943 है। और 27,700 यहाँ पे बताया गया है दवाखाने हैं इनके, ठीक है। और लगभग 7.4 लाख, ठीक है, इनके पंजीकृत चिकित्सक भी हैं। यानी आयुष जो आपकी 6 जो हमारी विधाएं हैं, यानी कि इलाज करने की भारतीय प्रणालियाँ हैं, चिकित्सा की प्राचीन भारतीय प्रणालियाँ हैं जो प्राचीन समय से हमारे चली आ रही हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ अभी आप देख रहे हो आयुर्वेद और योग का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, होम्योपैथी का प्रचलन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो वर्तमान में इनके 7.5 लाख लोग पंजीकृत हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही है, लेकिन चिकित्सा की भारतीय प्रणाली में शैक्षिक मानकीकरण या अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किसी प्रकार की रूपरेखा बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। यानी कि हम चाहते हैं तो हमारी जो भारतीय प्राचीन चिकित्सा प्रणालियाँ हैं इनको बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। लेकिन वर्तमान सरकार ने मंत्रालय वगैरह बनाया, ध्यान भी है इनका इसकी तरफ, और तमाम तरह की बातें भी कही गई हैं कि हम लोग करेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। न हो पाने का रीज़न ये है, चूंकि मैं बता रहा हूँ, इसमें एक रीज़न सबसे बड़ा कारक क्या है? कारक ये है कि भाई हम लोगों की मेंटलिटी ये बन चुकी है, वैसे तो बड़ा हम आयुर्वेद और योग की बात करेंगे, और जैसे ही हल्के से बीमार पड़ते नहीं हैं तो वैसे ही हम जो एलोपैथी वाला डॉक्टर हैं उसके पास पहुंच जाते हैं। ये एक खास बात है हम लोगों के अंदर। यानी कि हम देखे होंगे जो अंग्रेजी दवाइयाँ वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास तो तत्काल पहुँच जाएंगे। आपने सुना भी होगा, एक व्यक्ति थे समाज सेवी जो भी वर्तमान में नहीं है, राजीव दीक्षित जी, ठीक है। राजीव दीक्षित जी का नाम अगर नहीं सुना है तो गूगल कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, और यकीन मानिए ऐसे व्यक्ति मैं तो कहूँगा कि हमेशा हमारे भारत में होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि ये भी राजनीति का शिकार हो गए और इनकी हत्या कर दी गई, राजीव दीक्षित जी की। ये मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे जो बेबाक अपनी राय रखते थे। और वर्तमान में आपका स्वदेशी जो अभियान था, जो भी जिनको एक स्वदेशी अभियान को एक तथाकथित रूप से एक पॉलिटिकल लीडर जो हैं आपके, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक बिजनेसमैन है आपके, यानी कि बाबा स्वामी रामदेव, वो चला रहे हैं। वो स्वदेशी जो अभियान था, जो जिनके नाम पे बाबा रामदेव आगे बढ़े हैं, वो इन्हीं का अभियान था, राजीव दीक्षित जी का, ठीक है। कभी आप गूगल करना, कभी पढ़ना इनके बारे में, उनकी वीडियो वगैरह देखना, आप समझ जाएंगे। आप बहुत ही काबिल व्यक्ति थे ये, ठीक है। तो इनका भी यही मानना था, इन्होंने तमाम भाषणों में यही बात कही थी कि हमारे यहाँ जो हमारी प्राचीन भारतीय विधा है, प्राचीन भारतीय हमारे यहाँ चिकित्सा प्रणाली है, हमने उसकी तो उपेक्षा कर दी, उसको तो हम वरीयता दे ही नहीं रहे हैं। हम विदेशों की जो प्रणाली है उसको वरीयता दे रहे हैं। इन्होंने इनकी जो बातें हैं, इन्होंने साफ साफ यही कहा था कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे योगाचार्य हैं, वैसे तो बहुत योग की बातें करते हैं, भाई योग से योग हो जाएगा, योग करो, योग रहो निरोग, और जैसे खुद बीमार पड़ते हैं वैसे अंग्रेजी दवाइयों वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ की जो मानसिकता है, वो मानसिकता को हमें बदलनी पड़ेगी। अगर हम मानसिकता बदल लेंगे तो हमारे यहाँ यकीन मानिए ये सब चीज़ें फिर से हमारे यहाँ जो है फिर से अपने पुराने रूप में आ जाएंगी। आप सभी को पता है हमारे यहाँ चरक संहिता, ठीक है, सुश्रुत संहिता, इनमें हृदय के ऑपरेशन से लेकर किडनी के ऑपरेशन हर चीज़ का जिक्र है, ठीक है, आयुर्वेद में। लेकिन रीज़न क्या था भाई? हमने वो किताबों का अध्ययन ढंग से किया नहीं। अंग्रेज जो आए, अंग्रेजों ने हमारी तकनीक, हमारी किताबें अच्छे से एनालिसिस की, पढ़ी, ठीक है, उन्हें समझा, और उन्हीं का फ़ायदा उठाकर उन्होंने जो है आधुनिक अंग्रेजी चिकित्सा पद्धतियाँ विकसित कर लीं। लेकिन हम लोगों की इतनी, कह सकते हैं हम लोग इतने मूर्खतापूर्ण रवैये में रहे कि हम लोगों ने अपने यहाँ की जो चीज़ें थी, हमारे यहाँ प्राचीन समय से ज्ञान चला आ रहा था, उनकी उपेक्षा की, और हम अंग्रेजों के द्वारा जो दिया हुआ ज्ञान है उसे ही सही समझ बैठे, ठीक है। तो वर्तमान यही कहता है कि हम अगर इन पर रिसर्च करें तो यकीन मानिए हमारे भारत की प्राचीन चिकित्सा प्रणालियां हैं, वो यकीन मानिए आपकी जो कोरोना त्रासदी है इसमें एक बहुत बड़ा वरदान साबित कर सकती हैं। देखिए आर्टिकल भी आया था अभी वर्तमान में, अगर आपने पढ़ा होगा अभी कुछ दिन पहले, यानी कि अभी जब आपका लॉकडाउन हुआ था 23 मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ था, शायद 26-27 जो है मार्च में दैनिक जागरण में आर्टिकल एक लिखा गया था। वो आर्टिकल इसी से संबंधित था, ठीक है। आप आर्टिकल पढ़ा कीजिए, दैनिक जागरण में अच्छा खासा आर्टिकल लिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे तो हम बाकी आयुर्वेद पर अभी भी आयुर्वेद पर रिसर्च कर सकते हैं। यानी आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियाँ हैं, जिक्र किया गया है कि जिनसे कहते नहीं, जैसे आपने च्यवनप्राश का जिक्र सुना है। च्यवनप्राश है क्या? च्यवनप्राश के बारे में बहुत लंबी कहानी है, ठीक है। च्यवनप्राश का मतलब ये होता है कि भाई एक मरे हुए व्यक्ति में भी वो जान ला सकता है, इतनी उसमें पावर होती है। वर्तमान में च्यवनप्राश की जितनी औषधियाँ अगर मिला के दे दी जाए तो व्यक्ति में वाकई में बहुत स्फूर्ति आती है, लेकिन उतनी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं उसमें जो चीज़ें हैं वो कम मात्रा में है, पूरी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी आयुर्वेद की चीज़ें हैं,
ठीक है, आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनका ज्ञान हमारे भारतीय चिकित्सकों को, भारतीय लोगों को नहीं है। तो वही बात उस आर्टिकल में कही गई थी, अगर हम लोगों चाहें तो कोरोना त्रासदी में हमारे यहाँ भारत एक फिर से हमारे यहाँ विश्व गुरु बन के उभर सकता है, यानी भारत ऐसी त्रासदी में भी एक विश्व गुरु के रूप में फिर से खड़ा हो सकता है। लेकिन रीज़न क्या है कि भाई हमारे यहाँ कोई चाहता ही नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग वही अंग्रेजी पाश्चात्य पद्धति के समर्थक हैं, पाश्चात्य पद्धति उन्हें लगती है, बहुत आगे बढ़ गए हैं इसके सारे हम, तो आप सब लोग जानते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, ये पॉइंट तो हमारा पूरा हो गया। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित संरचना के सूचक एक मूल्यांकन। ठीक है, अब देश में बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य आधारित संरचना के जो सूचक बनाए गए हैं उनका क्या क्या प्रभाव है। ठीक है, यानी उनसे हमारे यहाँ कितना कितना उनका प्रभाव पड़ा है वो हमारे यहाँ ये बताई गई है, ये बात कही गई है। देखिए बात करें हम यहाँ पर कि देश में स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन जो आप पता होगा कि इन सबसे किया जाता है, आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी लिख भी चुके हैं कि शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर, संक्रामक और गैर संक्रामक के आधार पर हम जो है इन सूचकों का प्रयोग करते हैं स्वास्थ्य स्थिति और मूल्यांकन करने के लिए। ये बात आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, लिखवाऊंगा नहीं। ठीक है, अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो वर्तमान में स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय होता है वो GDP का मात्र 4.7% होता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यानी हमारे यहाँ अन्य देशों के मुकाबले बहुत कम व्यय होता है GDP में। ठीक है, इस स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया करवाने में हम बहुत ही कम व्यय करते हैं। ठीक है, यानी कि और ये टेबल दिखाई गई है, 2015-17 के आंकड़े हैं, ये 2018 की सांख्यिकी अद्यतन, ठीक है, इनके आंकड़े आए हैं, यहाँ बताया गया है। शिशु मृत्यु दर में हम देख लेते हैं, हमारे सामने टेबल, ठीक है, देख लेना आप टेबल। यहाँ पर ये टेबल किसके अकॉर्डिंग है, मानव विकास सूचकांक संकेतक, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग बनाई गई है। ये भारत में 1000 में से 34 बच्चे मर रहे हैं, 5 वर्ष से नीचे प्रति 1000 शिशु पर 39.4 बच्चे मर रहे हैं। प्रशिक्षित परिचारिका द्वारा जन्म हमारे यहाँ मात्र 85.7 बच्चों का जो है ट्रेंड, जो नर्सेस होती है उनके द्वारा जन्म हो रहा है। DPT यानी प्रशिक्षित शिशु यानी कि हमारे टीकाकरण कार्यक्रम 88 बच्चों को मिल पा रहा है 1000 में से। ठीक है, ये बात कही गई है यहाँ पर। GDP में हमारी हिस्सेदारी कितनी 3.9% है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और जेब से बाहर का व्यय स्वास्थ्य व वर्तमान व्यय प्रतिशत में 65% हो रहा है व्यय। ठीक है, ये हमारे यहाँ बात कही गई है, यानी हमारे यहाँ जेब से बाहर, यानी हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ दबाव पड़ रहा है लोगों की जेब पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो वातावरण है बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है। इसकी वजह से हम लोगों को स्वास्थ्य पर एक अच्छा खासा खर्च करना पड़ रहा है। तो ये सब बातें इसमें कही गई हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये नोट कर लिया होगा आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगर देखें भारत में, सेकेंड पॉइंट यहाँ नोट करेंगे, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की लगभग 17% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, लेकिन इस देश पर विश्व के कुल रोगियों का जो है 20% बोझ है। अगर हम जनसंख्या के मामले में देखें तो भारत में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, पूरे विश्व की 17% जनसंख्या निवास कर रही है। अब वहीं दूसरी लाइन कह रही है यहाँ पर कि हमारे यहाँ अगर रोगियों की संख्या देखें तो समूचे विश्व में जो 100% रोगी हैं उनमें से 20% अकेले रोगी कितने कहाँ पर हैं, भारत में है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये लिख लेना यहाँ पर, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है। अब देखिए विश्व रोग भार जो आपका है, ठीक है, यानी ग्लोबल डिसीज बर्डन, जिसे विश्व रोग भार के नाम से जाना जाता है, GDP के सूचक के रूप में देखते हैं इसे। ठीक है, तो इसका प्रयोग लिख लेना यहाँ पर, इसी में सब पॉइंट। विश्व रोग भार GDP एक सूचक है, ठीक है, जिसका प्रयोग विशेषज्ञ किसी विशेष रोग के कारण असमय मरने वाले लोगों की संख्या, ठीक है, और ठीक है, रोगों के कारण असमर्थता में बताए सालों की संख्या जानने के लिए करते हैं, लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए थर्ड पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पर भारत में GDP सूचक के अंतर्गत, यानी ग्लोबल बर्डन डिसीज बर्डन वाली रिपोर्ट जो है, ठीक है, इसके तहत हमारे यहाँ पर GDP में आधे से अधिक हिस्से के लिए हमारे यहाँ अतिसार, मलेरिया और 6 रोग हैं, ये ऐसी बीमारियाँ हमारे यहाँ आती हैं। ठीक है, GDP रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ ये कहती है कि प्रत्येक इसी में सब पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष में यानी 5 लाख बच्चे हमारे यहाँ जल संक्रमित रोगों से मर जाते हैं, यानी दूषित जल से मर जाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, बहुत बड़ी समस्या, कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। कुपोषित बच्चे जो हैं और टीके की दवा की हमारे यहाँ अपर्याप्त पूर्ति की वजह से हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष यहाँ लिखा गया है 22 करोड़ बच्चे जो है
दम तोड़ देते हैं, यानी मौत के शिकार हो जाती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े कह रहे हैं ये, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है भाई मैं पर्सनल दुश्मनी निकालता हूँ सरकार से। देखिए, मैं पर्सनल दुश्मनी मेरी किसी से नहीं है, आपकी किताब में जो वर्ड देते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। आपकी ये किताब जो है वो गवर्नमेंट की किताब है, ठीक है। यानी कि अगर आप ये सोचते हो कि मयंक सर जानबूझ के ऐसे करते हैं, मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं करता हूँ, ठीक है। ये सब किताबें जो है गवर्नमेंट की किताब है, यानी चैनल पर मौजूद हर किताब जो ऑथेंटिक किताब है, ठीक है। और मोस्टली चैनल पर जो किताबें हैं मेरे चैनल पर वो सब गवर्नमेंट के आंकड़ों वाली किताबें हैं, तो ऐसे में मैं गलत आंकड़े देने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्तमान में बात कही गई है यहाँ पर कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 20% से भी कम जनसंख्या जन स्वास्थ्य सुविधाओं को उपभोग करती है। कहने का मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा चलाए हुए कार्यक्रम है, इनमें मात्र 20% भारतीय ही जाते हैं। यानी आपके जो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, इनमें इलाज के लिए मात्र हमारे 20% भारतीय जाते हैं, यानी 80% तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में अपना इलाज करवाते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ये इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, यानी हमारे सरकारी अस्पतालों की स्थिति इतनी दयनीय है जो कि आपसे छुपी नहीं है। हर दिन आप देखते होंगे ये सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, न्यूज़ पर, कहीं ना कहीं न्यूज़ वायरल होती रहती है, ये फलानी जगह सिलेंडर खत्म हो गया, फलानी जगह बच्ची की आँख को चूहे खा गए, फलानी जगह कुत्ते बैठे हैं वार्ड में, ठीक है, यानी आईसीयू के अंदर कुत्ते घूम रहे हैं। तो ये सुविधाएं, ये जो सुविधाएं की सुविधाओं का जो अभाव है वो कहीं ना कहीं आप प्रतिदिन देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है देश में, ठीक है। यानी ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ देश में कुछ ही एक राज्य ऐसे हैं जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बेटर हैं, बाद बाकी राज्यों की स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। आप वर्तमान में अपने अपने राज्यों की स्थिति देख लीजिए, आकलन कर लीजिए कि कितनी बुरी स्थिति है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे अगली बात यहाँ पर कही गई है कि केवल 38% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टरों की वांछित संख्या उपलब्ध है। यानी हमारे यहाँ जो भी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र हैं उनमें मात्र 38% जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें केवल डॉक्टर हैं, डॉक्टर, ठीक है। और यहाँ पर केवल 30% प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में दवाइयों के पर्याप्त भंडार हैं। देखिए, हमारी बहुत ही सोचने वाली बात है। यानी हमारे यहाँ गवर्नमेंट के 100% में से 38% हॉस्पिटलों में डॉक्टर हैं केवल, ठीक है। और उनमें से भी 100% हॉस्पिटलों में से 30% में पर्याप्त मेडिसिन हैं, इन 70% ये भी गड्ढे में है। बहुत ही सोचने वाली बात है हमारे लिए, ठीक है, एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यानी ऐसे में हम किसी रोग को हराने के लिए क्या हमारे यहाँ पर्याप्त समझना है? नहीं है, ठीक है। यानी यकीन मानिए हमारी भारत की एक बड़ी आबादी, एक बड़ा जनसंख्या जो है 80% जनसंख्या जो है अपनी आय का एक बड़ा भाग जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे रही है, प्राइवेट डॉक्टरों को दे के आ रही है। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। यानी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ दवाइयों पर भी जीडीपी जो है जीएसटी लगाया जाता है, जबकि दवाइयाँ कुछ राज्यों, कुछ देशों में जीएसटी से मुक्त हैं, करों से मुक्त रखी गई हैं, लेकिन हमारे देश में दवाइयों पर भी जीएसटी लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है ये सब। इन सब चीज़ों पे आत्ममंथन करने वाली बात है कि वाकई में कहाँ तक, किस हद तक हमारे यहाँ जो है ये सब चीज़ें समस्या बनी हुई हैं, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये सब चीज़ें जो हैं इन सब का निदान करना नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक इसलिए है कि कभी भी जब आप देखते हैं कि कभी भी जो त्रासदी आती है, यानी कभी भी कोई पैंडेमिक आती है, जैसे कोरोना जैसी त्रासदी आती है, तो उस समय प्राइवेट सेक्टर जो होता है अपने हाथ खड़े कर देता है। आप वर्तमान स्थिति देख रहे होंगे, प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल आज खुले नहीं हैं, बंद हैं। केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले डॉक्टर ही इलाज कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी आप दिल्ली देख रहे होंगे कि कहीं पीपीई किट घटिया हैं, ठीक है, यानी पर्सनल जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट घटिया हैं, कहीं पर उन्हें जो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिली डॉक्टर को, तो इसलिए वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं कोरोना से। तो ये आप देख पा रहे होंगे, न्यूज़ में पढ़ते होंगे डेली, यानी हर जगह के हॉस्पिटलों में डॉक्टर इन्फेक्टेड मिल रहे हैं। रीज़न क्या है? हमारे पास संरचना नहीं है, आधारित संरचना नहीं है। सब संरचना तो प्राइवेट हॉस्पिटलों के पास में है, ठीक है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों ने ऐसे टाइम पे हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर ये सब चीज़ें करती हैं कि वाकई में भविष्य में हमारे सामने ऐसी कोई आपदा या त्रासदी आ जाए तो ऐसे में हमें क्या, ये नहीं लगता, हमें क्या जरूरत नहीं है कि हमारे सरकारी तंत्र भी मजबूत हो? बिल्कुल ज़रूरत है सरकारी तंत्र को मजबूत करने की। ये सरकारी तंत्र ही इन सब चीज़ों से लड़ सकता है, और सरकारी तंत्र की हम ऐसी उपेक्षा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, तो यकीन मानिए हमारे लिए बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात कही गई है, अगला पॉइंट है शहरी, ग्रामीण और धनी निर्धन विभाजन, ठीक है। देखिए, आपको बताया गया है कि आप सभी इन्हें पढ़ते आए हैं कि भारत में 70% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण परिवेश में रहती है, लेकिन हम ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों की बात करें तो 1/5 अस्पताल प्राइवेट क्षेत्र सहित, देखना है आप, देखिए पॉइंट, देखिए पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यानी 1/5 हॉस्पिटल हैं, यानी कि मात्र 1/5 हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर है। यानी कहने का एक मोटे मोटे अनुमान से लगा लीजिए कि एक हॉस्पिटल गांव में है,
मतलब छोटा गांव या पूरा गांव का पूरा जो है ग्राम पंचायत को मिला दें, और 4 हॉस्पिटल जो हैं वो शहर स्तर पर हैं, अर्बन एरिया में हैं, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ये स्थिति हम मान सकते हैं। तो और उनमें भी एक हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ बन रहा है उसमें प्राइवेट वाले जो हैं दवाखाने वो भी मिला दिए जाते हैं। ठीक है, इतनी बुरी स्थिति है हमारे यहाँ ग्रामीण स्तर की। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये नोट करें कि भारत की 70% जनसंख्या गांव में रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारत के केवल 1/5 हॉस्पिटल, ठीक है, ये प्राइवेट क्षेत्र के सहित स्थित हैं। ठीक है, ये आंकड़े लिख लीजिए, ये आंकड़े आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कभी भी निबंध लिखेंगे तो ये सब काम आएंगे। दूसरी बात यहाँ पे स्थिति यहाँ पे ये बताई गई है कि सरकारी अस्पतालों में लगभग 6.3 लाख बेड में से ग्रामीण इलाकों में मात्र 30% बेड हैं। यानी हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में बेड जो बात कही गई है कि हर अस्पताल में बेड की एक क्षमता होती है, उसकी बात कही गई है, इसका मात्र 30% है यहाँ पर। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो हॉस्पिटल हैं, सामुदायिक केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें लगभग 2.25 लाख के करीब या 2 लाख से कम बेड हैं, 2.25 लाख से कम बेड हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई मोटे मोटे अनुमान के तौर पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अगर बात करें, देखिए यहाँ पर अगली यहाँ पे पॉइंट ये कहा गया है कि भाई ग्रामीण इलाकों में अगर ये बात करें कि प्रत्येक 1 लाख लोगों पर कितने हॉस्पिटल हैं, ये सब गवर्नमेंट के ऑथेंटिक आंकड़े हैं। ठीक है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के ऑथेंटिक आंकड़े, नीति आयोग के ऑथेंटिक आंकड़े, यहाँ पे आंकड़े ही हैं ये इंपॉर्टेंट। और आप सोच के आपको एक ताज्जुब लग रहा होगा कि हाँ ये स्थिति है हमारे यहाँ की, ये वर्तमान में यही स्थिति है हमारे यहाँ की। ये ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक 1 लाख लोगों पर हमारे यहाँ 0.36 अस्पताल हैं, यानी कि 1 लाख लोगों पर एक अस्पताल भी ढंग से नहीं है। कहने का मतलब ये है कि लगभग अगर मैं सही से कहूँ तो 3 लाख लोगों पर हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है। 0.36 को अगर गुणा करके हम 1 बना दें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 3 लाख लोगों पर हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है और 1 लाख लोगों पर हमारे यहाँ मात्र 0.36 अस्पताल हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और आपको देखकर इस पर वाकई में विचार करना चाहिए। यानी आप लोग जो अपना नेता चुनते हैं, जिसे वोट देकर आते हैं, धर्म के आधार पर, जातिगत आधार पर, मजहब के आधार पर, उन सबसे आपको ऊपर उठना होगा, तभी हम ये सब चीज़ें जो है हमारी आधारिक संरचना सुदृढ़ हो पाएगी। और यकीन मानिए अगर आप लोग यही वोट बैंक की राजनीति में, वही जातिगत राजनीति में, धार्मिक राजनीति में उलझे रहे तो यकीन मानिए आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। वो लोग जो नेता सत्ता में आते हैं वो तो अपना लाभ अर्जित करके चले जाते हैं, लेकिन आप दिन प्रतिदिन जो है गड्ढे में जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को इन सबसे ऊपर उठना है। हमें शिक्षा का ढांचा स्ट्रॉन्ग करना है, हमें स्वास्थ्य सेवाएं जो है यहाँ पे मजबूत बनानी है। इसके लिए हमें जो है कदम उठाने पड़ेंगे और हमें जवाबदेहिता मांगनी पड़ेगी उन लोगों से। कहना पड़ेगा भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें क्यों प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, अगर शहरी इलाकों में बात करें, शहरी इलाकों में यह संख्या 1 लाख पर, यानी शहरी इलाकों में बात कही गई है कि शहरी इलाकों में 1 लाख की जनसंख्या पर 3.6 हॉस्पिटल हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं शहरी इलाकों में 2 लाख की जनसंख्या में 7 हॉस्पिटल हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण इलाकों की बात यहाँ पे कही गई है। ग्रामीण इलाकों में जो बेसिक फैसिलिटी जो होती हैं, यानी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में जैसे एक्सरे सुविधा हुआ, खून की जांच हुआ, ये बुनियादी सुविधाएं नहीं है। ठीक है, ये बात आप देख पा रहे होंगे। वहीं यहाँ पर जिक्र किया गया, जिन 4 राज्यों का जिक्र मैंने पहले किया था, वही जिक्र यहाँ पर किताब में किया गया है आपके कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य स्वास्थ्य सुविधाओं में अपेक्षाकृत बहुत पीछे हैं। ठीक है, वहाँ पर बिहार जैसे राज्यों की स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा दयनीय है। ठीक है, आप दिन प्रतिदिन आप देखते होंगे बिहार के हॉस्पिटलों की हालत, और आपको लगता होगा कि भाई वाकई में जिस राज्य से किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा IAS IPS निकलते थे, सिविल सर्वेंट्स निकलते थे, उस राज्य की ये दुर्दशा है। ऐसा क्यों है, सोचिए अपने अपने स्तर पर। ठीक है, ये आपको सोचने की जरूरत है। यहाँ पर मैं तो बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ, मैं तो बहुत सारी चीज़ें आपसे कहता हूँ, लेकिन आप भी सोचिए कि वाकई में जिस राज्य से कभी बहुत ज़्यादा IAS IPS निकलते थे, रिकॉर्ड तोड़ IAS IPS बिहार से निकलने का यहाँ पे क्रम था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर आधारिक संरचना की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे हम यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है, यानी कि जिस राज्य ने हमें इतने ज़्यादा IAS IPS दिए और उस राज्य की ऐसी दुर्दशा क्यों है? क्या जो IAS IPS थे वो सब अपने जो मूल राज्य से विमुख हो गए? ठीक है, क्या केवल उनका उद्देश्य केवल मात्र धनोपार्जन ही करना रह गया कि उन्होंने अपने राज्य की उपेक्षा कर दी, अपने राज्य को देखा ही नहीं? चाहते तो अपने राज्य को भी अच्छा खासा बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। तो 14 पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की, ठीक है, हमारे देश में मेडिकल कॉलेज की बात करें हम, ठीक है, हमारे देश में 380 मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज हैं, जिनसे लगभग प्रतिवर्ष 44,000 मेडिकल स्नातक निकलते हैं, यानी MBBS स्टूडेंट निकलते हैं। ये देख लीजिए आप, यानी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड जो मेडिकल कॉलेज हैं वो मात्र 380 हैं देश में। ठीक है, और इनसे कितने लोग निकल रहे हैं? 44,000 मेडिकल स्नातक निकलते हैं। ठीक है, और फिर भी हमारे यहाँ जो है ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में तो है ही नहीं, तो ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर डॉक्टरों की कमी हमारे यहाँ हमेशा बनी रहती है। तो
केवल यहाँ तक 5वां पॉइंट लिख लेना। अब देखिए इनमें से भी स्थिति अगर देखें तो इनमें से भी हमारे यहाँ डॉक्टर इतने महान हैं लोग कि MBBS यहाँ करते हैं, भारत के सरकारी खर्चे पे MBBS करते हैं और कमाई के लिए, बेहतर कमाई के लिए विदेश चले जाते हैं। यानी ये आप कह सकते हैं नमक हराम लोग हैं, ठीक है। मैं तो नमक हराम ही नहीं बोलूँगा। यानी आप भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, भारत की सरकार से लाभ उठा रहे हैं, लेकिन आप पैसा कमाने के लिए आप विदेश में भाग जा रहे हैं, ये कहाँ की बात हुई, ठीक है। यानी आपको तो ये लगना चाहिए कि हमारा देश ऐसा है, हमें देश को सुधारना है, हमें देश के लिए कुछ करना है, कुछ करके गुजर के जाना है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आपके मन में एक बस तृष्णा भरी हुई है, केवल हमें पैसा कमाना है। ये कितनी गलत बात है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, यानी लिख लेना यहाँ पर, इनमें से 1/5 डॉक्टर बेहतर कमाई के लिए विदेश चले जाते हैं और अन्य निजी अस्पतालों में नौकरी करना पसंद करते हैं, और जो कि अधिकतर शहरी इलाकों में स्थित होते हैं। यानी ग्रामीण इलाकों की हमेशा उपेक्षा होती रहती है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। देखिए इन सब पर विचार मंथन करने की बहुत ही आवश्यकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपने 5वां पॉइंट नोट कर लिया होगा, 6वां पॉइंट आपका यही है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धनतम लोग जो हैं अपनी आय का 12% स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करते हैं, जबकि धनी केवल 2% खर्च करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में प्रॉपर हेल्थ की व्यवस्था नहीं है। आपने देखा होगा ग्रामीण इलाकों में झोला छाप डॉक्टर टाइप बहुत लोग होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ग्रामीणों के लिए समस्या ये होती है कि वो सही डॉक्टर का चयन नहीं कर पाते। उन्हें ये लगता है भाई हमारे नियर बाई, हमारे पड़ोस में ये डॉक्टर बैठता है, इससे दवाई दिलवा दो। उसने कुछ रुपए ठगे, उससे उन्होंने कुछ दिन दवाई करवाई, 4-6 दिन, उसने कुछ रुपए ठगे। अब वो उससे सही नहीं हो रहा है, उसने और किसी डॉक्टर के पास रेफर कर दिया ग्रामीण क्षेत्र में। अब ग्रामीण क्षेत्र में कोई दूसरा डॉक्टर भी उसी टाइप का है, उसने भी कुछ रुपए ठगे। यही क्रम चलता रहता है, लेकिन ग्रामीण लोगों को एक प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है। जबकि शहरी लोग क्या करते हैं, अपनी आय को लेकर तत्काल अच्छे खासे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, अच्छे खासे हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ पर वो एक बार में सही होकर निकल आते हैं। बल्कि ग्रामीण लोग क्या करते हैं, भाई छोटे डॉक्टर के पास गए, उससे बड़े के पास गए, उससे बड़े के पास गए, ऐसे कर करके वो अपनी आय का लगभग 12% खर्च कर देते हैं। तो ये इस वजह से अंतर है, ठीक है। रीज़न यही है खर्च करने का, भाई ग्रामीण क्षेत्रों में है ही नहीं, और हैं तो शहरी इलाके में जा नहीं सकते हैं। तो इनकी भी मजबूरी है कि भाई ये पहले ये सोचते हैं भाई सस्ते में निपट जाएं, सस्ते में हम अपने आस पड़ोस के डॉक्टर से निपट जाएंगे, लेकिन वो भारी पड़ता है। अगर हम GDP में देखें, अगर हम थोड़ा आंकड़ों में देखें, तो आंकड़े हमारे ये बताते हैं ये सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है। यानी छोटे छोटे डॉक्टरों के जरिए फिर आप बड़े बड़े डॉक्टरों तक पहुँचते हैं, ये बहुत महंगा इलाज पड़ता है, ठीक है। और एक बार में आप अच्छे डॉक्टर को दिखा दें, वो कहीं ना कहीं सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ कहा गया है देश में कि हमारे यहाँ जो गरीब जनता है, ये इसके पास इतना पैसा नहीं होता है। सरकारी अस्पतालों में चूंकि पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं, तो इन्हें मजबूरी में निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। इस वजह से ऋणग्रस्त यानी कि इनके ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाता है। हकीकत बात है, आप सब जानते हैं, ठीक है। तो 6 पॉइंट नोट कर लिए। अब देखिए महिला स्वास्थ्य की हम अपने यहाँ बात करते हैं कि हमारे यहाँ महिला स्वास्थ्य की क्या बात है। देखिए महिला स्वास्थ्य की हेडिंग डाले ना, अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो 135 करोड़ जनसंख्या में हमारे यहाँ लगभग आधी महिलाएं हैं, यानी आधा भाग हमारा महिलाओं का है। अगर देश में शिशु लिंग अनुपात की बात करें, यानी शिशु लिंग अनुपात जो है 2001 के आंकड़े हैं, 2011 वाले अपडेट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर देश में शिशु लिंग की बात करें तो 2001 में 927 में से 914 की गिरावट भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाओं की ओर इशारा करती है, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखा गया है कि 927 से 914 की गिरावट हुई है, ठीक है। और ये भ्रूण हत्या की, यानी कि हमारे शिशु लिंग में क्या है कि भ्रूण हत्या भी हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा जटिल समस्या बनी हुई है। यानी कन्या, ठीक है, कन्या को वैसे तो हम नवरात्रि में पूजते हैं, घर घर जाके ढूंढते हैं, लेकिन अपने घर में ही अब पैदा हो जाती है तो लोग उसे कोसते हैं, ठीक है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यानी हम एक ओर तो उसे देवी कहकर सम्मानित कर रहे हैं, दूसरी ओर उसका शोषण भी कर रहे हैं, विभिन्न रूपों में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में शोषण कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप देखते होंगे तमाम परिवारों में ये उनकी मनोवृत्ति बनी हुई है कि भाई लड़की पैदा हो जाती है तो उनके चेहरे उतर जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग जो है, मोस्टली भारत की जनसंख्या जो है, लड़की को एक अभिशाप के रूप में या फिर एक बोझ के रूप में समझती है, जबकि लड़कियां बोझ नहीं है। आपने सुना होगा कि डॉटर इज नॉट इक्वल टू, यानी कि डॉटर इज नॉट ए टेंशन, यानी कि ये सुना होगा, एक जोक नहीं है, एक लाइन है, क्वेश्चन है कि आपकी पुत्री जो है टेंशन नहीं है, बल्कि आपकी पुत्री टेंशन के इक्वल है, यानी 10 बेटों के बराबर है। ये हकीकत बात है कि एक लड़की अगर अच्छे से पढ़ लिख जाए तो वो 10 लड़कों के बराबर है, क्योंकि माता, कहते नहीं है कि माता ही प्राथमिक शिक्षिका होती है किसी बच्चे की। अगर माता पढ़ जाएगी तो बच्चे भी अपने आप पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक बेटी टेंशन नहीं है, यानी कि हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय नहीं है, बल्कि 10 सनों के बराबर है, 10 पुत्रों के बराबर है, ठीक है। तो वो बात आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आप
लिख लेना सेकंड सब पॉइंट में इसमें कि 15 वर्ष से कम हमारे यहाँ 3 लाख लड़कियां न केवल शादीशुदा हैं बल्कि कम से कम एक बच्चे की माँ भी हैं। यानी अभी हमारी 135 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 15 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां हैं वो 3 लाख लड़कियां हमारे यहाँ गुपचुप तरीके से, जैसे बाल विवाह बोलते हैं, वो शादी कर दी गई है और एक बच्चे की माँ भी बन गई हैं। दूसरी बात यहाँ पे वही बताई गई है कि 15 से 49 आयु समूह में शादीशुदा महिलाओं में 50% महिलाएं ऐसी हैं जिनमें रक्ताभाव और रक्तक्षीणता यानी एनीमिया के लक्षण से ग्रसित हैं। एनीमिया से लक्षण क्यों है? क्योंकि उन्हें प्रॉपर आहार नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर जो उन्हें फैसिलिटी चाहिए, चाहे भोजन के रूप में चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, वो मिल नहीं पा रही हैं। इसलिए वो लोगों में रक्तभाव, रक्तक्षीणता के लक्षणों से ग्रसित रहती हैं, एनीमिया रोग से ग्रसित रहती हैं। ठीक है, इस एनीमिया से रहने की वजह से उनमें गर्भपात हो जाता है, समय समय यानी कि समय से पूर्व गर्भपात हो रहा है यानी। ठीक है, इसके अलावा गर्भपात होने की वजह से अस्वस्थ हो रही है और मौत का इनके लिए बहुत बड़ा कारण है। यानी डिलीवरी जो आपकी जिस समय प्रसव होता है, यानी प्रसव पीड़ा के दौरान इन्हें डिलीवरी वगैरह जो होती है, तो अस्वस्थ होने की वजह से आप देख रहे होंगे सी सेक्शन का प्रयोग किया जाता है, सिजेरियन डिलीवरी की जाती है इनकी। ठीक है, यानी पेट फाड़ कर बच्चा निकालते हैं, वो सिजेरियन डिलीवरी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये हो क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है कि रक्ताल्पता की वजह से, एनीमिया होने की वजह से, क्योंकि इनमें खून ब्लड है ही नहीं इनके अंदर। और ऐसा क्यों है? खान पान का अभाव है, खान पान बेटर मिल नहीं पाता है इन्हें, यानी लोग लड़कियों पे ध्यान देते ही नहीं है भारत में। तो ये सब चीज़ें अब आपके सामने स्थितियाँ आपने जिक्र हो रहा है तो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इन लौह न्यूनता से हमारे रक्त यानी गर्भपात वगैरह ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। अगर वही बात यहाँ पे कही गई है, देखिए सब में कहा गया सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं या सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं विकेंद्रित हो जाए, यानी केंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रित हो जाए। विकेंद्रित का मतलब ये है कि भाई केवल और केवल बड़े नगरों में या शहरों तक केंद्रित ना हो, गांव स्तर तक। ठीक है, यानी हर नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत स्तर पर अगर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएं, विकेंद्रीकृत की जाएं तो यकीन मानिए हमारे सामने ये सब समस्याएं हैं ये दूर हो जाएंगी। हालांकि कुछ राज्य जो हैं इस ओर कदम उठाए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, लोग डिलीवरी वगैरह करवाने के लिए, बच्चों की डिलीवरी वगैरह करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों की ओर नहीं जाते थे। फिर सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई, जैसे वर्तमान में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में, देखिए मुझे एक्चुअल राशि पता नहीं है कि कितनी मिलती है, मैंने सुना है कि 6,000 रुपये, शायद 6,000 है या 600 रुपये के प्रसव डिलीवरी करवाने के बाद महिला को 6,000 रुपये दिए जाते हैं जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए सरकार ऐसी विभिन्न राज्यों में योजनाएं चला रही है। यूपी में भी है ऐसी, मतलब कुछ राज्यों में योजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी कि जिन महिलाओं की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में होती है उन्हें ये तत्काल राशि प्रोवाइड करवा दी जाती है। ठीक है, तो ऐसी योजनाएं हैं, ये अच्छी बात है यहाँ पर, ताकि लोग प्रमोट हो सकें। लोग मतलब इसी मारे प्रमोट नहीं होते थे पहले, कहीं सुविधाएं हैं नहीं, सरकारी अस्पताल में कोई सुविधाएं हैं नहीं, जाने से फायदा क्या है, डॉक्टर बैठते ही नहीं है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कुछ जगह हालत सुधार आ रहा है। देखिए ऐसा नहीं है सुधार नहीं आ रहा है, सुधार आ रहा है, लेकिन सुधार की जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा मंद है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ठीक है, अब हमने एक पॉइंट छुड़वा दिया था, वो देख लेते हैं। देखिए ठीक है, ये था यहाँ पर कि हमारे यहाँ कुछ अलाभकारी संस्थाएं हैं, सामुदायिक संस्थाएं हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मध्य प्रदेश में कुछ हैं हमारे यहाँ श्रमिक संघ जो है, इन्होंने अस्पताल बनाए हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अलाभकारी स्वास्थ्य संस्थाएं का मतलब ये है, कुछ आपके स्वयं सहायता समूह वगैरह जो हैं वो भी इस फील्ड में उतर पड़े हैं। उन लोगों ने अपने अपने यहाँ के लोगों को जागृत किया है कि भाई आप अगर ऐसी समस्याएं किसी लोग में देखिए, किसी पर्सन में देखिए, तो आप हॉस्पिटल में पहुँचा दीजिए। तो ऐसे कुछ जो है अलाभकारी संगठन वगैरह बन गए हैं आप। ठीक है, तो वो हर राज्य में है लगभग, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा नहीं है कि भाई स्वास्थ्य सेवाएं हर किसी को मुहैया करवा पाएँ। अगर हम कहें तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर पर, यानी गवर्नमेंट हमारी अगर जो है स्वास्थ्य सेक्टर पर अच्छा खासा वर्क करे, स्वास्थ्य पर अच्छा खासा वर्क करे, तो यकीन मानिए देश की जीडीपी के साथ साथ रोजगार समृद्धि हर चीज़ सुधर जाएगी। और लेकिन गवर्नमेंट जब तक इसको जो प्राइवेट हाथों में इसका प्राइवेटाइजेशन करती रहेगी, प्राइवेट को यहाँ पर घुसेड़ती रहेगी, तब तक यकीन मानिए कि जो सरकारी सेवाएं वो ठप हो जाने की, आप एकदम बेकार बनी रहेंगी, सुधर नहीं सकती हैं। ठीक है, तो जरूरी है कि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो, खुद इन्हें सुधारे। ठीक है, आपने आज पूरे आंकड़े यहाँ पर देख लिए। ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। देखिए आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपका जो MCQ वाला पोर्शन है वो यहाँ पर आई बटन पे मैंने दे दिया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप लोग इस चैप्टर के बाद MCQ वाला वीडियो देखना ना भूलें, यानी आपने जितना कुछ सीखा है, ठीक है, तो वो उसका अध्ययन यहाँ पर, उसका जो है रिवीजन आप MCQ के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग पर्टिकुलर देखिए, सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये है कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो देखने के बावजूद भी कुछ लोग शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहा करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है, और देखिए ये जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे, इन्हें लिखने से ज़्यादा इन पर आप मंथन किया कीजिए, विचार किया कीजिए।
मेरा मानना ये है कि अगर आप ये सब मुद्दों को लेकर अपने आसपास नियर बाई जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, ठीक है, उनसे अगर आप विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे, तो यकीन मानिए आपका जो जीडी वाला पोर्सन है, ग्रुप डिस्कशन वाला पोर्सन है, वो पूरा हो जाएगा। यानी आप किसी इंटरव्यू की तैयारी यूं ही बैठे बैठे कर लेंगे, क्योंकि आप जब किसी ग्रुप में डिस्कशन करेंगे कैसे सुधारा जाए, कैसे अपेक्षित सुधार लाया जाए इन सब चीज़ों में, तो नए नए वहाँ पर सुझाव निकल के आएंगे और उन सुझावों के माध्यम से अपना आपका माइंड मेकअप जो है, माइंड का विस्तार हो सकेगा। ठीक है, इसलिए आप इन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया कीजिए, ओपन बैठ के डिस्कशन किया कीजिए अपने आसपास नियर बाई लोगों से, क्योंकि आपके सामने आंकड़े तो हैं ही हैं। तो ऐसे करके आपको एक चीज़ें याद भी हो जाएंगी, रट भी जाएंगी, यानी मेमोराइज भी हो जाएंगी। दूसरी बात, आप इन पर अच्छा खासा निबंध या मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप अच्छे खासा इसमें लिख पाएंगे, उस पर एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे, वहाँ पर अपनी व्याख्या लिख पाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।